1930 दुनिया टूट रही थी, बैंक्स गिर रहे थे, लोग भूखे थे, पर इसी अंधेरे में कुछ लोग और ज्यादा अमीर हो रहे थे। कैसे? जब सब हार रहे थे तब वो जीत कैसे रहे थे? एक आदमी ने इस सवाल को ऑब्सेशन बना लिया। उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को सालों तक स्टडी किया और फिर एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी पैसा बनाने का हिडन ब्लूप्रिंट मानी जाती है। ये सिर्फ किताब नहीं, सिस्टम है। और आज किताब नेस पर हम उसी सिस्टम के कुछ खास ब्रूटल आइडियाज तोड़कर समझेंगे। सिंपल, प्रैक्टिकल और सीधा दिमाग पे लगने वाले। कोई बकवास नहीं, कोई लेक्चर नहीं, सिर्फ वो जो सच में पैसा अट्रैक्ट करता है। अगर आप पैसा समझना चाहते हो, नॉट अर्न बट कंट्रोल, तो अभी किताब नेस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज जो आप सुनोगे वो आपकी रियलिटी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सिस्टम है ना, इसका नाम सुनते ही दिमाग में किसी वॉल स्ट्रीट के बड़े दफ्तर की तस्वीर बनती है। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कोई गुप्त फॉर्मूला होगा। बिल्कुल यार, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उलट है। ये कोई जादुई ट्रिक थोड़ी है, बल्कि हमारे आसपास जो रोजमर्रा की परेशानियां बिखरी हुई है ना, बस उन्हें देखने का एक नया नजरिया है। सही बात है। समस्याएं उन बिखरे हुए पजल के टुकड़ों की तरह होती हैं जिन्हें लोग अक्सर झुंझलाहट मानकर किनारा कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये उनका काम नहीं है। पर जो उस पजल को जोड़ना सीख जाता है, वही असल वैल्यू बनाता है। और वही वैल्यू आगे चलकर आमदनी और कंट्रोल का रास्ता बनती है। अगर उस 1930 के दौर को और आज के वक्त को ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ समझ आती है। क्या? जब भी मार्केट में या समाज में कोई बड़ा बदलाव आता है ना, तो एक नया गैप पैदा होता है। पुराने ढंग से काम करने वाले और नई दुनिया की रफ्तार के बीच का खालीपन। बड़ी बड़ी डिजिटल दुनिया या कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट मॉडल्स को समझने से पहले जरूरी है कि हम अपने मोहल्ले या घरों के अंदर देखें। जहां सबसे बुनियादी जरूरतें अनसुलझी पड़ी हैं। एग्जैक्टली। बाहर से वो शिकायत लगती है, पर अंदर से एक पूरा का पूरा खजाना है। घरों के अंदर का माहौल ही देख लो। एक ऐसी परेशानी है जो लगभग हर परिवार की कहानी बन चुकी है, बुजुर्गों की टेक्नोलॉजी से घबराहट। अरे हाँ, आज हर बुजुर्ग के हाथ में स्मार्टफोन तो आ गया है, क्योंकि बच्चों ने लाकर दे दिया। पर उस चमकती स्क्रीन के अंदर की दुनिया ना, उनके लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। उन्हें एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं यूपीआई पर गलत बटन दब गया तो उम्र भर की कमाई फ्रॉड में चली जाएगी। सही कह रही हो। और अकेलेपन में वो अपने ही दूर बैठे बच्चों से वीडियो कॉल तक नहीं मिला पाते। ये टेक्निकल कमी नहीं है यार। रायपुर के एक 19 साल के लड़के अंकित साहू ने इसी गैप को ठीक से पकड़ा। उसने कोई नया ऐप नहीं बनाया। तो उसने क्या किया? उसने देखा कि मोहल्ले के बुजुर्गों को नए फोन की नहीं, थोड़े से सब्र और सीखने वाले की जरूरत है। तो वो उनके पास गया और स्टेप बाय स्टेप फोन अनलॉक करना, वीडियो कॉल मिलाना और यूपीआई सेफली चलाना सिखाया। ओह, मतलब बिना झिल्लाए उनको टाइम दिया। हाँ, एक बार में तो समझ नहीं आता ना, उन्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है। और इसी लगातार मदद देने के बदले में अंकित ने बिना किसी ऑफिस या लैपटॉप के एक मस्त मासिक आय का जरिया बना लिया। अरे वाह, उसने असल में टेक्नोलॉजी नहीं बेची, उसने डर और शर्मिंदगी को खत्म किया जो बुजुर्ग महसूस करते थे। एक तरह से सुकून और इंडिपेंडेंस दे दी। सही बात है। और उन बुजुर्गों को खुद पर भरोसा भी आ गया। ऐसी ही एक और सिचुएशन है रोजमर्रा की भागदौड़। आजकल के अर्बन वर्किंग कपल्स या अकेले रहने वाले लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वक्त की भारी कमी एक नई बीमारी बन चुकी है। टाइम डेफिसिट है ना? बिल्कुल। मार्केट जाकर दवाई लाना, थोड़ी सी ग्रोसरी लाना या बिल भरना, इन सब में वो वक्त बर्बाद होता है जो आराम करने में लग सकता था। लखनऊ के राहुल वर्मा ने इस टाइम डेफिसिट को एक बढ़िया मॉडल में बदल दिया। अच्छा, राहुल ने क्या किया? उसने देखा कि लोगों के पास दिमागी बैंडविड्थ नहीं है, तो उसने व्हाट्सएप पर हेल्पर भाई नाम की एक छोटी सी सर्विस शुरू की। कॉलोनी में बोल दिया कि दवाई लानी है या छोटा मोटा सामान लाना है तो बस एक मैसेज डाल दो। ओह, मतलब किसी ऐप पर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। सही पकड़ा। और कॉलोनी वालों का भरोसा जीतकर उसका एक छोटा सा आइडिया एक बेहतरीन और पक्के काम में बदल गया। उसने दिमागी बोझ यानी कॉग्निटिव लोड को कम किया। लोगों को वही चाहिए था यार, कोई दिमागी बोझ उठा ले। और पढ़ाई लिखाई में भी तो यही होता है ना? पढ़ाई में कैसे? मतलब एजुकेशन या ट्यूशन में हमेशा से माना जाता है कि पढ़ाने के लिए किसी विषय का महाज्ञानी होना जरूरी है। पर सच्चाई ये है कि एक एक्सपर्ट और नए स्टूडेंट का दिमाग इतना अलग होता है कि दोनों एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पाते। हाँ, एक्सपर्ट तो भूल चुका होता है कि बेसिक लेवल पर क्या उलझान आती है। वही ना। पुणे की प्रिया देशमुख ने इसी चीज को सुलझाया।
उसने देखा कि बच्चों को अपने से थोड़ा आगे वाले से पढ़ना आसान लगता है। सो बस 1-2 क्लास सीनियर हो? हाँ, वहाँ डर नहीं होता। प्रिया ने बस अपने से एक क्लास नीचे के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और ये अप्रोच इतना नेचुरली काम कर गया कि उसकी काफी अच्छी आमदनी शुरू हो गई। वाह, ये तो काफी स्मार्ट है। लेकिन एक मिनट रुको, अगर इन तीनों बातों को देखें तो ये वही छोटे मोटे काम हैं जिनके लिए घर वाले आमतौर पर ताने मारते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जरा पड़ोस वाले अंकल का फोन ठीक कर दो, या मार्केट से धनिया ले आओ, या छोटे भाई को मैथ्स पढ़ा दो। ये सब हम मुफ्त में छिड़छिड़ते हुए करते आए। तो इसमें अचानक से बिजनेस वाला एंगल कहाँ से आ गया? देखो, ये शिफ्ट आता है रिलायबिलिटी से, यानी भरोसे और स्ट्रक्चर से। जब कोई काम मुफ्त में होता है तो वो एहसान होता है, कर दूंगा जब वक्त मिलेगा वाला एटीट्यूड। हाँ, वहाँ कोई गारंटी नहीं होती। पर जब उसके पीछे एक स्ट्रक्चर आ जाता है, एक रकम जुड़ जाती है, तो वो उस इंसान की परेशानी को उसकी शर्तों पर सुलझाता है। जो चीज एक कॉलेज जाने वाले के लिए 2 मिनट का काम है, जैसे ऑनलाइन बिल भरना, वो किसी और के लिए पूरे दिन का आलस और थकान हो सकती है। एग्जैक्टली। जिस इंसान ने सारी उम्र लाइन में लगकर वक्त जलाया हो, उसके लिए वो 2 मिनट बहुत कीमती हैं। जब वैल्यू पहचान ली जाती है तो मुफ्त के एहसान और जरूरी सर्विस का फर्क साफ हो जाता है। समझ गई। जहां लोग एहसान मांग रहे थे, इन लोगों ने एक मजबूत सिस्टम बना दिया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोकल दुकानों और छोटे बिजनेस की तरफ। यहाँ समस्या फिजिकल दौड़ भाग की नहीं है, यहाँ का डर थोड़ा नया है, दुनिया के डिजिटल हो जाने का डर। हाँ यार, आज हर दुकानदार को पता है कि अगर वो इंटरनेट पर नहीं है तो पीछे छूट जाएगा। बिल्कुल, उन्हें पता है कि लोगों का ध्यान दुकान के बोर्ड पर नहीं, इंस्टाग्राम पर है। पर एक पुराने रेस्टोरेंट वाले को एल्गोरिथम थोड़ी आती है। उनकी पूरी जिंदगी तो दुकान का स्टॉक देखने में निकल गई ना। उनके पास डिजिटल दुनिया सीखने की दिमागी जगह ही नहीं है। यही सबसे बड़ी और अनसुलझी तकलीफ है, और इसके लिए उन्हें किसी लाखों की आईटी कंपनी की जरूरत नहीं है। जयपुर के मोहित शर्मा की बात ले लो। मोहित ने क्या किया? उसने प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन की डिग्री नहीं ली, उसने बस कैनवा जैसा एक सिंपल टूल सीखा। उसने देखा कि शहर के पुराने और मशहूर ज्वेलरी शॉप्स के पास बेहतरीन सामान तो है, पर इंस्टाग्राम पर डालने लायक अच्छी फोटो नहीं है। उनकी प्रोफाइल बिल्कुल अनप्रोफेशनल दिख रही होगी। हाँ, तो मोहित ने उन दुकानों के लिए सिंपल और क्लीन डिजाइन्स बनानी शुरू की। दुकानदार खुश थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर कम हो गया। और बिना किसी बड़ी डिग्री के मोहित का ये काम एक पक्का बिजनेस बन गया और क्लाइंट लिस्ट बढ़ती गई। मोहित ने उनके दिमाग से ऑनलाइन प्रेजेंस का बोझ बिल्कुल हटा दिया ना। हाँ, उन्हें टेक्निकल बातें नहीं समझनी पड़ी। सही बात है। और लोग अब सड़क पर चलते हुए आसपास देखकर दुकान नहीं ढूंढते। बिल्कुल नहीं, वो फोन पर बोलते हैं बेकरी नियमी। अगर उस सर्च में सबसे अच्छी बेकरी का नाम ही नहीं आएगा तो उसकी क्वालिटी का क्या फायदा? एग्जैक्टली। नागपुर के सिद्धार्थ काने ने ठीक यही काम जमीन पर उतारा। उसने नोटिस किया कि उसके इलाके के कई बेहतरीन सैलून और बेकरीज गूगल पर थे ही नहीं। ओहो, मतलब किसी को पता ही नहीं था उनके बारे में। हाँ, सिद्धार्थ ने कोई कोडिंग नहीं की, उसने सिर्फ गूगल माई बिजनेस पर उनकी सही लिस्टिंग की, फोटोज डाले और एक बेसिक सी वेबसाइट बना दी, ताकि इंटरनेट के मैप पर उन्हें एक जगह मिल जाए। हाँ, और इस छोटे से कदम से उन दुकानों पर नए लोगों की लाइन लग गई, सेल्स बढ़ी और सिद्धार्थ को एक टिकाऊ काम मिल गया। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो चाहे कोई दुकान अंदर से किसी महल जैसी शानदार क्यों ना हो, अगर वो इंटरनेट के मैप पर नहीं मिलती तो वो एक ऐसी अंधेरी गली में है जहां रात में कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं जलती। अरे वाह, क्या बात कही है। अंधेरा होने की वजह से कोई ग्राहक उस गली में मुड़ता ही नहीं। और ये लोग असल में उस अंधेरी गली में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। ये स्ट्रीट लाइट वाला विचार बिल्कुल रूट कॉज पर वार करता है। और जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है ना, तो एआई और ChatGPT जैसी चीजें आती हैं। हाँ, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है आजकल। पर ग्राउंड रियलिटी देखो, छोटे बिजनेस वालों को समझ ही नहीं आता कि इन भारी शब्दों का उनके रोज के काम में क्या फायदा होगा। दिल्ली के अर्जुन मल्होत्रा ने इन टूल्स को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया। अर्जुन ने किस प्रॉब्लम पर काम किया? उसने देखा कि एक सीए फर्म में लोग सारा दिन ईमेल्स पढ़ने और वही पुराने सवालों के जवाब देने में वक्त बर्बाद कर रहे थे, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट आया या नहीं, या टैक्स की डेट क्या है। उफ, उसमें तो बहुत टाइम जाता होगा। अर्जुन ने वहां ChatGPT और WhatsApp को जोड़कर एक ऑटोमेटेड रिप्लाई सिस्टम बना दिया। नतीजा यह हुआ कि रूटीन सवालों के जवाब मशीन देने लगी। जो काम घंटों लगता था वो मिनटों में सिमट गया। वाह, और इसके लिए तो उसको एक शानदार रकम मिली होगी। बिल्कुल, उसने सिर्फ वक्त नहीं बचाया, सीए फर्म की कैपेसिटी बढ़ा दी। लोग फ्री हो गए नए क्लाइंट्स लाने के लिए।
अभी तक हमने नए लोगों को ढूंढने और पहचान बनाने की बात की, लेकिन बिजनेस की दुनिया में इससे भी बड़ा एक काम होता है ना? हाँ, इंटरनल लीकेज रोकना। जब बिजनेस पहले से चल रहा हो, सेल्स आ रही हो, पर वक्त और पैसा किसी छेद वाले बर्तन की तरह रिस रहा हो। किसी चलते हुए इंजन को बिना रोके और तेज बनाना असल कारीगरी है। सही बात है। सूरत के विजय पटेल का वाकया इसका सटीक उदाहरण है। सूरत का कपड़ा बाजार इतना बड़ा है, वहां एक टेक्सटाइल कंपनी में लोग सुबह से शाम तक रजिस्टर में हजारों आंकड़े हाथ से टाइप कर रहे थे। मैन्युअली? बाप रे, इसमें तो ढेरों घंटे लगते होंगे। और गलतियां भी। विजय ने कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं बेचा, उसने सिर्फ एक्सेल के एडवांस्ड फॉर्मूलाज को सही से लगा दिया। वो लंबा चौड़ा बोरियत भरा काम जो पूरा दिन खराब करता था, सिर्फ कुछ मिनटों का ऑटो जनरेटेड काम बन गया। क्या बात है। उसने कंपनी का सबसे महंगा रिसोर्स बचा लिया, उनका वक्त। और इसके बदले उसे इतनी अच्छी आमदनी मिली जिसके बारे में वहां सालों से डेटा एंट्री करने वालों ने सोचा भी नहीं था। उसने प्रॉब्लम के साइज के हिसाब से कमाया। ये हुई ना बात। और वक्त के साथ साथ पैसा बचाना तो सीधे मुनाफे में हिस्सा डालने जैसा है। अहमदाबाद की स्नेहा शाह की कहानी भी ऐसी है। उसने क्या किया? उसने एक चलते हुए रेस्टोरेंट के खर्चों का बारीकी से विश्लेषण किया। जब मालिक का ध्यान सिर्फ सेल्स पर था, स्नेहा ने सप्लाई चेन देखी और पाया कि सामान मार्केट से काफी महंगा आ रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ध्यान दिया। हाँ, उसने सस्ते और अच्छी क्वालिटी वाले सप्लायर्स ढूंढे और मालिक के सामने कैलकुलेशन रख दी। जब मालिक को दिखा कि हजारों रुपए हर महीने बच रहे हैं, तो एक नई डील बनी। स्नेहा को उस बची हुई रकम का हिस्सा मिलने लगा होगा। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत ही फैसिनेटिंग है यार। यहाँ कोई सिर्फ फ्री एडवाइस देकर निकल नहीं रहा है, वो सीधे उस बढ़े हुए मुनाफे का पार्टनर बन रहा है ना? ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी की आधी अधूरी चलती गाड़ी में बाहर से आकर नया इंजन नहीं लगाना, बल्कि बस एक ऐसा जादुई इंजन ऑयल डाल देना जिससे गाड़ी की स्पीड और माइलेज अचानक दुगना हो जाए। इंजन ऑयल वाली बात बिल्कुल परफेक्ट है, और इसका असर तब और बढ़ जाता है जब इसका इस्तेमाल पुराने ग्राहकों पर हो। मार्केटिंग का नियम है ना कि नए इंसान को ढूंढना हमेशा महंगा पड़ता है। हाँ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इंदौर के दीपक चौहान ने इसी प्रिंसिपल को एक लोकल जिम पर आजमाया। जिम का मालिक नए बैनर लगाकर लोग ढूंढ रहा था, पर उन हजारों लोगों को भूल गया जो पिछले 2 सालों में आना छोड़ चुके थे, जो पहले से जानते थे जिम को। एग्जैक्टली। दीपक ने उस पुराने डेटा को उठाया, उन सभी को पर्सनल टच के साथ व्हाट्सएप पर फिटनेस ऑफर्स भेजे। नतीजा, पुराने लोग वापस आने लगे, जिम की आमदनी बढ़ी और दीपक के हिस्से में भी एक जबरदस्त मुनाफा पहुंच गया। जब इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं ना, तो कितनी अलग अलग दिशाएं निकल कर आती हैं। कोई बुजुर्गों की शर्मिंदगी और डर को खत्म कर रहा है, कोई थकी हुई जनरेशन का वक्त बचा रहा है, कोई इंटरनेट के नक्शे पर गायब दुकानों को ढूंढ कर ला रहा है, तो कोई वक्त और पैसे की लीकेज रोक रहा है। शहर अलग है, उम्र अलग है, तकलीफें अलग हैं, पर एक चीज कॉमन है। किसी ने फैक्ट्री नहीं लगाई, किसी ने लाखों का इन्वेंट्री नहीं खरीदा। इन्होंने बस थोड़ी देर रुककर उस परेशानी को गौर से देखा जिसे दूसरे लोग झुंझुलाहट समझकर छोड़ रहे थे। और यही वो नजरिया है जिसकी शुरुआत में बात हुई थी। इन सब में एक ठहराव था। उन्होंने उस शोर और आलस के बीच शांति से ऑब्जर्व किया कि आखिर लोग फंसे कहाँ हुए हैं। जब हम आज की इन तमाम बातों को एक साथ रख कर देखते हैं ना, तो सोचना कुछ अलग ही ढंग से शुरू हो जाता है। अपनी ही रोजमर्रा की दुनिया, अपना ही वो आसपास का जहां जिसे हम रोज एक बोरिंग रूटीन की तरह जिया करते थे, आज कुछ अलग सा और गहरा लगने लगता है। हमने कितनी बार कॉलोनी के किसी नुक्कड़ पर देखा होगा कि एक बुजुर्ग चश्मा ठीक करते हुए फोन की स्क्रीन पर डरते हुए किसी ऐप को खोलने की कोशिश कर रहा है। हमने कितनी बार किसी ऐसी दुकान की चाय पी होगी जो इंटरनेट के किसी नक्शे पर मिलती ही नहीं, या किसी ऐसे दफ्तर को देखा होगा जहां लोग बस घड़ी देख देख कर दिन काट रहे हैं। ये सब हमें हमेशा सिर्फ सड़क की शिकायतें लगती थी। हम बस ये सोचकर आगे बढ़ जाते थे कि यहाँ तो ऐसे ही चलता है। लेकिन आज लगता है कि शायद वो शिकायतें कभी थी ही नहीं। वो सब अनसुलझे मौके थे जो किसी छांव में बैठे बस इस इंतजार में थे कि कोई आए और उन्हें रास्ता दिखा दे। दुनिया के किसी बड़े शहर में किसी बड़े आविष्कार का इंतजार करने की जरूरत थी ही नहीं। वो जरूरत तो उसी कॉलोनी के मोड़ पर बिखरी पड़ी थी। ये दुनिया उतनी ही तहरी हुई और उतनी ही चलती हुई है। सड़कें कल भी वही रहेंगी, उन सड़कों पर चलने वाले लोगों की भीड़ भी वही रहेगी। बस देखने वाली नजर अगर थोड़ी देर के लिए ठहर जाए तो वो भीड़ शोर नहीं लगती। वो आसपास की सारी दुनिया एक अनसुलझा पर बेहतरीन किस्सा लगने लगती है
जिसे थोड़े से सब्र से सारा जा सकता है। आज शायद अपने ही मोहल्ले की उन गलियों को और उनमें छुपी उलझनों को देखने का वो सिलसिला अपने अंदर कहीं हमेशा के लिए शांत हो गया है और एक नई समझ वहां उतर आई है। हर साल हजारों नए बिजनेसेस, नए प्रोजेक्ट्स और आइडियाज शुरू होते हैं। लोग अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, दिन रात एक करके एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। महीनों तक एक बंद कमरे में बस उस आइडिया को निखारते रहते हैं। बिल्कुल। और फिर आखिरकार जब लॉन्च का दिन आता है, रिबन कटता है, तो वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है। कोई खरीदार नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। ये बहुत आम बात है। और तब दिमाग में एक बहुत चुभने वाला सवाल आता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। मतलब ज्यादातर फेलियर्स इसलिए नहीं होते क्योंकि प्रोडक्ट खराब था या मेहनत में कोई कमी थी। सही कहा। वो फेलियर्स इसलिए होते हैं क्योंकि शुरुआत में ही एक बहुत बुनियादी और बहुत बड़ी गलती कर दी गई थी। वही कि प्रोडक्ट पहले बनाया गया और खरीदने वाले बाद में ढूंढे गए। अगर सही दिशा में सोचा जाए तो ये एक ऐसी गलती है जो बड़े बड़े स्टार्टअप से लेकर छोटे दुकानदार तक लगभग हर कोई करता है। हाँ, हमारा दिमाग हमेशा इस ढर्रे पे चलता है कि पहले चीजें जमा करो, सिस्टम बनाओ और फिर उम्मीद करो कि कोई आकर खरीदेगा। हाँ, मतलब बचपन से हमें यही सिखाया गया है, पहले दुकान खोलो फिर ग्राहक आएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जो असली और स्मार्ट अप्रोच है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो इस पुरानी सोच को बिल्कुल पलट देती है। पहले डिमांड साबित होनी चाहिए, पहले पैसा आना चाहिए और प्रोडक्ट तो बाद में बनना चाहिए। सोचने में ये कितना अजीब लगता है ना, पहले बेचो फिर बनाओ। अजीब है, पर ये अप्रोच उस रिस्क को लगभग खत्म कर देती है जो किसी भी नए आइडिया के साथ जुड़ा होता है। अगर हम पहले डिमांड टेस्ट कर लें तो महीनों बाद मिलने वाली नाकामी का सामना 2-3 दिन में ही हो जाता है। सही बात है। अगर आइडिया नहीं चलने वाला तो पैसा और वक्त दोनों बच जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और पहला सवाल ये उठता है कि हवा का रुख आखिर भांपा कैसे जाए। बिना दुकान खोले, बिना इन्वेंट्री लाए कोई अपने आइडिया की डिमांड को टेस्ट कैसे कर सकता है? इसको एक तरीके से सिंपल ऑफर टेस्ट कहा जा सकता है और इसके पीछे का सीधा सा नियम है, पूछो पहले, बनाओ बाद में। इसको समझने के लिए सूरत के सुरेश की कहानी देखते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया? सुरेश के दिमाग में एक हेल्दी टिफिन सर्विस शुरू करने का आइडिया था। अब एक आम इंसान क्या करता? वो सीधे जाकर 50 स्टील के टिफिन बॉक्स खरीदता, सब्जी और दाल का बड़ा स्टॉक लाता, एक रसोईया रखता और फिर पड़ोस में पैम्पलेट बंटवाता जिसमें हजारों रुपए और कई दिन का वक्त लग जाता। बिल्कुल। और उसके बाद इंतजार शुरू होता कि कोई कॉल करेगा या नहीं। पर सुरेश ने बर्तन या रॉ मटेरियल पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उसने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सिंपल सा पोल लगाया जिसमें लिखा था, अगर 499 रुपीज में घर का हेल्दी टिफिन मिले तो लोगे। और इसके साथ ही अपने व्हाट्सएप पर 50 ऐसे कॉन्टैक्ट्स को चुना जो शायद इसमें इंटरेस्ट ले सकते थे और उन्हें एक डायरेक्ट मैसेज भेज दिया। तो नतीजा क्या रहा? नतीजा सोचने लायक था। 19 लोगों ने हाँ कहा, पर सिर्फ हाँ कहना काफी नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये थी कि 7 लोगों ने एडवांस पैसे भी भेज दिए। ओह वाओ, एडवांस दे दिया? हाँ, 2 दिन के अंदर बिना गैस चूल्हा जलाए, बिना एक प्याज काटे उसने अपना बिजनेस आइडिया वैलिडेट कर लिया। उसे पता चल गया कि मार्केट में इस चीज की सच में भूख है। ये तरीका बढ़िया है, पर पता यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है मेरे दिमाग में। क्या? सुरेश ने अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, पर दोस्तों या जान पहचान वालों का हाँ कहना एक बात है। हम सब जानते हैं कि लोग अक्सर आपका दिल रखने के लिए हाँ कह देते हैं कि हाँ भाई तेरा टिफिन तो मैं ही खाऊंगा। हाँ, रिश्ता निभाने के लिए बोल देते हैं। वही। पर जब किसी बिल्कुल अनजान इंसान से पैसे निकलवाने हो तो क्या ये सिंपल व्हाट्सएप पोल काम करेगा? ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि परिवार वाले कह दें कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, पर जब कॉन्सर्ट का दिन आए तो एक भी अनजान इंसान टिकट खरीदने ना आए। ये बहुत ही वाजिब ऑब्जेक्शन है। पहचान वालों से वैलिडेशन लेना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, पर असली अग्नि परीक्षा तो अनजान मार्केट में ही होती है। वही ना, जान पहचान वाले इमोशन में आकर पैसे दे सकते हैं, पर अनजान इंसान तभी पैसे देगा जब उसकी कोई जरूरत पूरी हो रही हो। और यहाँ पर काम आता है लैंडिंग पेज, या जिसके लिए एक बहुत ही टेक्निकल पर दिलचस्प टर्म है, फेक डोर टेस्ट। फेक डोर यानी एक ऐसी दुकान का दरवाजा जो असल में है ही नहीं,
पर बाहर से देखने में बिल्कुल असली लगता है। सही पकड़ा, और इसको चेन्नई की प्रिया ने बहुत बखूबी आजमाया। अच्छा। प्रिया को हैंडमेड सेंटेड कैंडल्स यानी खुशबूदार मोमबत्तियां बेचने का शौक था। अच्छा। पर उसने मार्केट से महंगा मोम, खुशबू वाले तेल और धागे नहीं खरीदे। तो उसने किया क्या? उसने card.co नाम के एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि वेबसाइट बनाना मतलब हजारों रुपए और कोडिंग आनी चाहिए। पर ये प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फ्री और ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। कोई भी आम इंसान आधे घंटे में एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकता है। सही बात है। आजकल तो सब टेम्पलेट्स होते हैं। प्रिया ने भी यही किया। एक सुंदर सा पेज बनाया, कैंडल्स की प्राइस लिखी और एक बाय नाउ का बटन लगा दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके पास अभी एक भी कैंडल बनी हुई नहीं थी। एक भी नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? मतलब अनजान लोग उस पेज पर आएंगे कैसे? उसके लिए उसने सिर्फ 250 रुपए का इंस्टाग्राम ऐड चलाया और उस ऐड से करीब 120 अनजान लोग उस वेब पेज पर आए। ये वो लोग थे जो सच में कैंडल्स ढूंढ रहे थे। उन 120 में से 15 लोगों ने चेकआउट का फॉर्म भरा और 9 लोगों ने असल में एडवांस ऑर्डर दे दिया। सोचिए, सिर्फ 250 रुपए के रिस्क पर उसे करीब 4,500 रुपए का एडवांस रिटर्न हासिल हो गया। और ये सब बिल्कुल अनजान लोग थे। कमाल है। और फिर ऑर्डर आने के बाद उसने कैंडल बनाई होगी। बिल्कुल। जब उसे 9 पक्के ऑर्डर्स मिल गए, पैसा बैंक अकाउंट में आ गया, तब जाकर उसने रॉ मटेरियल खरीदा और बनानी शुरू की। ये फेक डोर का कॉन्सेप्ट मुझे पूरी तरह से एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। वो कैसे? मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के ओनर को अपने मेन्यू में एक नई एक्सोटिक डिश शामिल करनी है। अगर वो पुराने तरीके से सोचेगा तो पहले वो महंगे इंग्रेडिएंट्स खरीदेगा, शेफ्स को ट्रेन करेगा और फिर उम्मीद करेगा कि लोग मंगवाएंगे। हाँ, लंबा प्रोसेस। पर फेक डोर तरीका ये कहता है कि वो बस बाहर लगे चॉकबोर्ड पर उस नई डिश का नाम और प्राइस लिख दे। अगर दिन भर में कोई उस डिश का ऑर्डर नहीं देता तो उसे पता चल जाएगा कि डिमांड नहीं है और पैसे वेस्ट नहीं होंगे। सही बात है। और अगर कोई ऑर्डर देता है तो वेटर आकर पोलाइटली कह सकता है, माफ कीजिए, ये आज सोल्ड आउट हो गई है। एक और दिलचस्प केस स्टडी मुंबई के रोहान की है, जिसने थोड़ा अलग रास्ता चुना, वेट लिस्ट का रास्ता। वेट लिस्ट? हाँ, रोहान एक प्रीमियम रेज्यूमे सर्विस शुरू करना चाहता था जो ATS फ्रेंडली हो। ATS यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जो बड़ी कंपनियां यूज करती हैं रेज्यूमेस को छांटने के लिए, ताकि किसी इंसान को हजारों रेज्यूमेस ना पढ़ने पड़े। वही। रोहन की फीस 999 रुपए थी, पर उसने अपनी सर्विस ऑफिशियली लॉन्च नहीं की, ना ही कोई बड़ा लोगो बनवाया। उसने सिर्फ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर एक बैनर पोस्ट किया जिस पर लिखा था प्रीमियम ATS रेज्यूमेस कमिंग सून, और साथ में एक नोटिफाई मी का गूगल फॉर्म डाल दिया। तो एक तरह से उसने कहा कि मेरी दुकान अभी खुली नहीं है, पर लाइन में लगना है तो नाम लिखवा दो। और करीब 48 घंटे के अंदर 63 लोगों ने वो फॉर्म भर दिया था। 63 लोग? पर यहां मेरे जहन में एक बात आती है, जब प्रोडक्ट है ही नहीं या सर्विस अभी तैयार ही नहीं है और लोग उसके लिए अपना वक्त या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो क्या ये लोगों की उम्मीदों के साथ खेलना नहीं है? क्या इसे फ्रॉड नहीं समझा जाएगा? ये डर आना बहुत स्वाभाविक है, पर यह फ्रॉड तब होता जब आप पैसे लेकर गायब हो जाते या गलत जानकारी देते। रोहान के केस में ये पूरी तरह से ईमानदार और ट्रांसपेरेंट तरीका है। कैसे? आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। आप साफ शब्दों में कह रहे हैं ये जल्द आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आते ही आपको पता चले तो अपना ईमेल दे दीजिए। अच्छा, जैसे किसी नई मूवी का टीजर आना? बिल्कुल। या किसी नई कार के लॉन्च होने से पहले लोगों का डीलरशिप में जाकर अपना नाम लिखवाना। रोहन ने इस वेटलिस्ट से मार्केट की डिमांड कंफर्म की, और जब उसने अगले हफ्ते सच में सर्विस लॉन्च की तो उसके पास शुरुआत से ही एक लंबी लाइन लगी हुई थी कस्टमर्स की। उसे पहले दिन से ही क्लाइंट्स मिल गए। चलिए मान लेते हैं कि डिमांड वैलिडेट हो गई, चाहे वो इंस्टाग्राम पोल से हो, कार्ड की वेबसाइट से हो या फिर किसी वेट लिस्ट से। अगला सबसे बड़ा पहाड़ जो सामने आता है वो है कैपिटल का, यानी पैसों का। हाँ, पैसा तो सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। वही ना, अगर किसी को सच में अपना सामान बनाना है तो रॉ मटेरियल के पैसे कहाँ से आएंगे? और यहाँ हम एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं जो छुपकर हमारे आसपास चल रही है, प्री ऑर्डर इकोनॉमी, जिसमें कस्टमर खुद इन्वेस्टर बन जाता है। सही कहा। लोगों को लगता है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकती, लेकिन प्री ऑर्डर मॉडल इस दीवार को पूरी तरह गिरा देता है। पुणे की रिया की कहानी इसका एक बेहतरीन प्रमाण है। रिया ने क्या किया था? रिया घर पर आम का अचार बनाकर बेचना चाहती थी। उसके हाथ में जादू था, पर उसके बैंक अकाउंट में ग्लास के ढेर सारे जार्स
और किलो आम खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उसने वो रास्ता चुना होगा जो आजकल हर कोई कर सकता है। हाँ, उसने अपने फोन से अचार की एक सुंदर सी फोटो खींची, वो भी नेचुरल लाइट में, बिना किसी प्रोफेशनल स्टूडियो के, और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पर असली खेल उसने उस पोस्ट के कैप्शन में खेला। कैप्शन में ऐसा क्या था? यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी काम करती है। उसने पोस्ट में लिखा कि सिर्फ 20 जार्स अवेलेबल है और प्री ऑर्डर करने के लिए 500 रुपए एडवांस देना होगा। इसको स्कैरसिटी या कमी का एहसास कहते हैं। ओ, दिमाग को लगता है कि चीज लिमिटेड है। एग्जैक्टली। जब दिमाग को लगता है कि कोई अच्छी चीज लिमिटेड है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इंसान को किसी चीज के मिलने की खुशी से ज्यादा उस चीज के छूट जाने का डर होता है। जब रिया ने कहा कि सिर्फ 20 जार्स हैं, तो लोगों ने सोचा कि अगर अभी नहीं लिया तो कल ये नहीं मिलेगा। और इस अर्जेंसी ने उसे 2 दिन के अंदर 20 ऑर्डर्स और 10,000 रुपए एडवांस दिला दिए होंगे। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि अभी एक आम कटा भी नहीं गया था और उसके पास पूरा कैपिटल जमा हो चुका था। उसने उसी एडवांस पैसे से जार्स खरीदे, आम खरीदे, अचार बनाया और डिलीवर कर दिया। 0 पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ये तो वैसा ही है जैसे बिल्डर फ्लैट बनने से पहले बुकिंग अमाउंट लेते हैं, या जैसे बड़ी मूवी की एडवांस बुकिंग होती है, पर्दा उठने से पहले टिकट बिक चुकी होती है। बस यहाँ हम इसे छोटे स्केल पर कर रहे हैं। सही कहा। और ये मॉडल सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है कि आपने अचार या कैंडल बेची। अपना वक्त, अपना स्किल और अपनी सर्विसेज भी एडवांस में बेची जा सकती हैं। अच्छा। सर्विस कैसे? जैसे नागपुर की कविता एक मेहंदी आर्टिस्ट है। उसने बस एक दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट किया कि अगले हफ्ते फेस्टिवल सीजन के लिए सिर्फ 10 स्लॉट्स खाली हैं। बुकिंग कंफर्म करने के लिए 500 रुपए एडवांस जीपे करें। और लोग एडवांस दे देते हैं। सोमवार की सुबह तक उसके सारे स्लॉट्स बुक थे और एडवांस बैंक में था, जबकि मेहंदी लगाने का काम आने वाले दिनों में होना था। और इसी तरह जयपुर के अर्जुन ने किया। वो एक्सेल में बहुत अच्छा था और उसने सोचा कि क्यों ना लोगों को एक्सेल सिखाया जाए। तो उसने भी स्केर्सिटी का यूज किया। उसने स्कार्सिटी के जगह एक दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर इस्तेमाल किया, अर्ली बुकिंग डिस्काउंट। उसने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक डाला कि वर्कशॉप की कीमत 499 रुपए है, पर पहले 30 लोगों के लिए ये सिर्फ 299 रुपए होगी। अर्ली बुकिंग डिस्काउंट भी दिमाग के साथ छोटा सा खेल खेलता है। ये हमारी डिले करने की आदत यानी प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ता है। बिल्कुल। जब डिस्काउंट की एक डेडलाइन होती है तो दिमाग तुरंत फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है। अर्जुन के पास सिर्फ 3 दिन में 32 लोगों से लगभग 9,500 रुपए जमा हो गए। और यहाँ वो हिस्सा आता है जो किसी को भी हैरान कर देगा। क्या? अर्जुन ने वर्कशॉप बेच तो दी, पर जिस प्रेजेंटेशन से वो पढ़ाने वाला था वो अभी तक उसने बनाई ही नहीं थी। वेट, क्या मतलब प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड भी तैयार नहीं थी और टिकट्स बिक चुकी थी? एकदम सही। अगर इसको ठंडे दिमाग से सोचें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगर कोई टिकट ना खरीदता तो वो प्रेजेंटेशन बनाने के वो घंटे और दिन बचा लेता। उसने पहले डिमांड को कंफर्म किया, लोगों का पैसा अकाउंट में देखा और तब जाकर उसने रात भर बैठकर वो कंटेंट बनाया। ये सेल बिफोर यू बिल्ड कॉन्सेप्ट की सच में पीठ थपथपाने वाली बात है। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी रह जाती है। मान लीजिए कि डिमांड भी है, प्री ऑर्डर भी मिल गया है या लोग रेडी हैं पैसे देने के लिए, पर शुरू करने वाले इंसान के दिमाग में एक हिचकिचाहट होती है। किस बात की हिचकिचाहट? उसके पास महंगे टूल्स नहीं है, कोई बड़ी एजेंसी जैसी वेबसाइट नहीं है, एक दमदार पोर्टफोलियो नहीं है। इंसान परफेक्ट दिखने की चाहत में रुका रहता है कि मैं अभी शुरू नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लोगो अच्छा नहीं है या मेरे पास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ, परफेक्शन की आदत वाकई सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम तैयारी करने में इतना सुकून महसूस करते हैं क्योंकि जब तक हम परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक हम मार्केट के सामने नहीं होते और इसलिए हमें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वही तो। पर इस रुकावट को तोड़ने के लिए जुगाड़, या जिसे टेक की दुनिया में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP कहते हैं, उसका सहारा लेना पड़ता है। पर यहाँ MVP का मतलब छोटा प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब है अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करने का सबसे सस्ता और जल्दी वाला तरीका। जैसे लखनऊ की नेहा की स्टोरी मुझे याद आ रही है। हाँ, नेहा को एक सोशल मीडिया मैनेजर बनना था, पर उसके पास ना कोई पिछला एक्सपीरियंस था, ना केस स्टडीज थी दिखाने के लिए, और ना ही उसने कोई महंगी डिजिटल मार्केटिंग डिग्री ली थी।
उसने परफेक्ट बनने का इंतजार ही नहीं किया। उसने क्या किया फिर? उसने सिर्फ अपने इलाके की 3 लोकल दुकानों को चुना, एक बेकरी, एक कपड़ों का बुटीक और एक कोचिंग सेंटर। उसने सीधे उनके ओनर से बात की और कहा, मैं आपको 1 हफ्ते तक व्हाट्सएप पर आइडियाज भेजूंगी और आपकी मदद करूंगी बिल्कुल फ्री। अच्छा, फ्री ट्रायल दे दिया। हाँ, 1 हफ्ते बाद जब उन दुकान वालों को लगा कि इस लड़की की वजह से उनका काम आसान हो रहा है और रीच बढ़ रही है, तो उन्होंने उसे 3,000 रुपए महीने के पेड कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। कोई बड़ी कंपनी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप और बेसिक बातचीत। और भोपाल के अमित का सफर भी लगभग ऐसा ही रहा होगा। अमित को लोगो डिजाइन करना अच्छा लगता था, पर प्रोफेशनल लोगो डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप जैसे टूल्स आने चाहिए, जो कि महंगे भी हैं और सीखने में समय भी लगता है। तो अमित रुका नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रुका। उसने एकदम फ्री और आसान टूल कैनवा का इस्तेमाल करना शुरू किया। कैनवा में पहले से बने हुए टेम्पलेट्स होते हैं, जिन्हें कोई भी थोड़ा सा बदल कर एक ठीक-ठाक लोगो बना सकता है। उसने 300 से 500 रुपए में छोटे बिजनेस वालों को लोगो बेचना शुरू किया। वाह! पहले ही महीने उसने 7,500 रुपए कमाए। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं पैसों को जोड़कर बाद में उसने फोटोशॉप का कोर्स खरीदा और अपना स्किल अपग्रेड किया। ये एकदम बेहतरीन अप्रोच है। पर यहाँ मेरे अंदर का जो शकी दिमाग है, वो एक सवाल उठाना चाहता है। पूछे। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर हर चीज इतनी पॉलिश्ड, इतनी प्रीमियम और प्रोफेशनल दिखती है। हर ब्रांड का एक स्लिक लुक होता है। वहाँ क्या लोग एक फ्री कैनवा टूल पर बने बेसिक से लोगों को या सिर्फ व्हाट्सएप पर चलने वाली किसी अधूरी सी सर्विस को रिजेक्ट नहीं कर देंगे? क्या सस्ता और बेसिक दिखना शुरुआत में ही ब्रांड को नुकसान नहीं पहुंचाता? दिखने में ऐसा जरूर लगता है, पर हकीकत उससे काफी अलग है। शुरुआती कस्टमर्स जिनकी वजह से कोई छोटा काम शुरू होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर, आपकी पॉलिश्ड लोगो या आपकी वेबसाइट की कोडिंग को नहीं देखते। वो सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। सिर्फ रिजल्ट्स? हाँ, उन्हें सिर्फ 2 चीजों से मतलब होता है। क्या उनका काम हो रहा है और क्या वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट किसी महंगी ब्रांडिंग से नहीं, बल्कि रिजल्ट्स डिलीवर करने से आता है। इसे हैदराबाद की दिव्या की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। दिव्या एक टिफिन सर्विस शुरू करना चाहती थी। अब यहाँ दिव्या के पास 2 रास्ते थे। या तो वो किसी एजेंसी को पैसे देकर एक प्रीमियम ब्रांड नेम और लोगो बनवाती और एक्सपेंसिव पैकेजिंग मटेरियल खरीदती, ताकि उसकी टिफिन किसी बड़े स्टार्टअप जैसी दिखे, जो कि एक बहुत महंगी गलती होती। इसके बजाय उसने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट यानी खाने पर रखा। उसने कोई चमकदार ब्रोशर प्रिंट नहीं करवाया। उसने बस अपनी ही बिल्डिंग के 12 पड़ोसियों को पकड़ा और उन्हें 1 दिन के लिए बिल्कुल फ्री टिफिन दिया, एक साधारण से डिब्बे में। अच्छा। पर उस डब्बे के अंदर जो खाना था, उसके टेस्ट और उसकी क्वालिटी ने वो काम कर दिया जो कोई 50,000 रुपए का मार्केटिंग कैंपेन नहीं कर पाता। क्योंकि खाने की क्वालिटी ने एक माइक्रो ट्रायल का काम किया। लोगों ने वैल्यू को पढ़ा नहीं, बल्कि टेस्ट किया। और उस टेस्ट से जो ट्रस्ट बना, उसका नतीजा ये निकला कि अगले ही दिन उन 12 में से 5 फैमिलीज ने खुद आकर कहा कि हमें आगे भी टिफिन चाहिए, और उन्होंने 4,500 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया। अरे वाह! सोचिए, 1 दिन के फ्री खाने में दिव्या का शायद 400 या 500 रुपए खर्च आया होगा, पर उस छोटे से जुगाड़ वाले ट्रायल ने उसे 12,500 रुपए की गारंटीड मंथली आमदनी दिला दी। वैल्यू दिखने पर कस्टमर खुद राजी हो जाता है, उन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। तो जब हम इन सारी बातों को, चाहे वो डिमांड टेस्ट करना हो, अनजान लोगों के सामने फेक डोर रखना हो, अर्ली बुकिंग से कैपिटल जमा करना हो, या एकदम बेसिक MVP बनाकर अपना काम शुरू करना हो, एक साथ जोड़ते हैं तो एक बड़ा कैनवास सामने आता है। इन सबका मकसद अंधेरे में छलांग लगाने से खुद को बचाना है। हमारा दिमाग हमेशा हमें सेफ जोन में रखने की कोशिश करता है, इसलिए हम महीनों तक तैयारी करते रहते हैं। कमरे का दरवाजा बंद करके प्रोडक्ट बनाते हुए हमें लगता है कि हमारा आइडिया दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है। असली आईना तो तब सामने आता है जब उसे मार्केट की हवा लगती है। और यही वो धोखा है जिसे ये तरीके तोड़ते हैं। अगर हम फेलियर को या सच्चाई को लॉन्च के 1 साल बाद देखने के बजाय 2 दिन में देखने की आदत डाल लें, तो वो नाकामी नहीं, सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाती है। फेलियर से बचने का तरीका फेलियर से भागना नहीं, बल्कि उसे जल्दी और सस्ते में फेस करना है, ताकि बिना नुकसान के तुरंत दिशा बदली जा सके। पर पता है, इन सब बातों का आखिरी निचोड़ सिर्फ बिजनेस या नए स्टार्टअप्स तक ही महदूद नहीं है। हाँ, ये और भी जगह लागू होता है। एक और नजरिए से सोचा जाए तो ये फेक डोर या डिमांड टेस्ट का फलसफा हमारी आम जिंदगी और करियर चॉइसेस पर भी लागू होता है। अक्सर लोग अपना करियर बदलने का सोचते हैं,
कोई अकाउंटेंसी छोड़कर फोटोग्राफर बनना चाहता है या सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़कर फार्मिंग। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं या डिग्री के लिए सालों लगा देते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि उस फील्ड में तो उनका मन ही नहीं लग रहा। वही। लेकिन क्या हो अगर जिंदगी के फैसलों में भी हम एक फेक डोर टेस्ट करें? क्या एक लंबा कोर्स शुरू करने से पहले सिर्फ एक हफ्ते के लिए किसी प्रोफेशनल को शैडो किया जा सकता है? बिल्कुल। क्या लाखों की फीस देने से पहले एक 500 रुपए का वीकेंड वर्कशॉप अटेंड करके देखा जा सकता है कि सच में उस चीज की हमारे अंदर डिमांड है या नहीं? शायद हम सबके दिमाग के किसी कोने में सालों से धूल खाता हुआ कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा, जो सिर्फ इसलिए वहीं रुका हुआ है क्योंकि हमें लगता है कि उसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तैयारी या परफेक्ट वक्त चाहिए। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में बस एक छोटा सा ख्याल आता है, क्या उस आइडिया को बिना एक बड़ी छलांग लगाए सिर्फ एक छोटे से मैसेज, एक साधारण से ऑनलाइन फॉर्म या एक छोटी सी पहल से टेस्ट किया जा सकता है? बिना एक भी रुपया खर्च किए। क्या अपनी तरफ से एक भी पैसा लगाए बिना किसी से पूछा जा सकता है कि क्या उन्हें इसकी सच में जरूरत है? सोचिए, 2 लोग हैं, एक दिन में 12 घंटे, मतलब बिल्कुल लगातार मेहनत करता है, पसीना बहाता है और महीने के आखिर में 20,000 रुपए कमाता है। और वहीं दूसरा इंसान दिन में मुश्किल से 1 घंटा काम करता है, अपने लैपटॉप पर कुछ चीजें सेट करता है और आराम से महीने के 1 लाख रुपए निकाल लेता है। हाँ, ये कैलकुलेशन शुरू में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वही ना, क्योंकि बचपन से दिमाग में एक बात बैठाई गई है कि भाई मेहनत का फल मीठा होता है, लगातार काम करने से ही आमदनी बढ़ती है। तो फिर ये मैथमेटिक्स यहाँ फेल क्यों हो रहा है? ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। एक इंसान अपना वक्त बेच रहा है और दूसरा इंसान अपनी वैल्यू बेच रहा है। अच्छा। देखिए, एक आम जो ट्रेडिशनल नौकरी का मॉडल होता है ना, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। आप सुबह 9 बजे दिमाग और शरीर दोनों को एक जगह पार्क कर देते हैं, शाम 6 बजे वापस आते हैं। हाँ, वही अपना स्टैंडर्ड फिक्स्ड रूटीन। एग्जैक्टली। और उस दिए गए वक्त के हिसाब से आपको महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने वक्त देना बंद किया, मतलब किसी दिन बीमार पड़ गए या लीजिए छुट्टी ले ली, तो आमदनी वहीं पर तुरंत फ्रीज हो जाती है। और आज हम जिन बिजनेस फ्रेमवर्क्स और इन मार्केट शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं ना, उनका पूरा मकसद इसी एक जाल को तोड़ना है। एक आम इंसान कैसे उस मॉडल से बाहर निकले जहां घंटों को रुपयों से तोला जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि देखिए, एक खास स्किल, चाहे वो डिजाइन हो, लिखना हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, वो एक बार सीखी जाती है। लेकिन उस एक स्किल को किस तरह पैकेज किया जाता है, वहां से पूरा नजारा बदल जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सिर्फ नई स्किल सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, बल्कि जो पहले से आता है उसे अलग लेंस से देखने की बात है। अगर इसको एकदम बुनियादी लेवल से डाइसेक्ट करें तो वैल्यू बेचने का सबसे पहला कदम वहां से शुरू होता है जहां एक इंसान अपनी स्किल को सीधे किसी और के प्रोजेक्ट के लिए लगाता है, जिसे हम आमतौर पर फ्रीलांसिंग कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। यहाँ घंटे नहीं बल्कि एक तय काम का पैसा मिलता है। अरे आप उस सूरत वाले लड़के हर्ष पटेल की ही कहानी ले लीजिए। 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है वो। अच्छा, 22 साल का? हाँ, उसने YouTube ट्यूटोरियल्स देखकर कैनवा पर ऐसे कैची थंबनेल्स बनाना सीख लिया। अब स्किल तो आ गई, पर उस स्किल को मार्केट में उतारे कैसे? तो वो फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर जाता है और अपना एक गिग बनाता है कि वो 499 रुपए में YouTube थंबनेल बनाएगा। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल उलझन आती है। फाइवर पर तो मतलब लाखों लोग पहले से बैठे हैं ना। एक नए इंसान पर जिसकी प्रोफाइल पर एक भी रिव्यू नहीं है, उस पर अचानक कोई क्यों भरोसा करेगा और उसको 499 रुपए क्यों देगा? वही तो। शुरुआत में ये एक डेड एंड लगता है और इसी डेड एंड को क्रॉस करने में असली दिमाग लगता है। हर्ष ने वहां बैठकर एल्गोरिदम के भरोसे ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया, उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की। वो कैसे? उसने YouTube पर ऐसे क्रिएटर्स ढूंढे जिनके 500 से 1000 सब्सक्राइबर्स थे। अब यहाँ साइकोलॉजी काम आती है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बड़ा चैनल एक नए लड़के को घास नहीं डालेगा। हाँ, उनके पास तो अपनी बड़ी एजेंसीज होती हैं। एग्जैक्टली। और 0 सब्सक्राइबर वाले को थंबनेल की इतनी परवाह नहीं होती। पर ये जो 500 से 1000 वाली कैटेगरी है ना, ये लोग ग्रो करने के लिए डेस्परेट होते हैं, पर इनके पास महंगी एजेंसी को देने के लिए पैसे नहीं होते। ओह वाओ, क्या स्मार्ट मूव है ना? हर्ष ने इन लोगों को मैसेज किया और एक फ्री थंबनेल ऑफर किया। जिन लोगों ने हाँ कहा, उनका काम उसने एकदम मुफ्त में किया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो फाइवर पर आकर उसे एक 5 स्टार रिव्यू देंगे।
यानी उसने शुरुआती दौर में आमदनी की जगह सीधा क्रेडिबिलिटी खरीद ली, अपना वक्त इन्वेस्ट किया ताकि सिस्टम में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो सके। एग्जैक्ट पॉइंट। और जब 8 लोगों ने ऐसे रिव्यू दे दिया तो उसका प्रोफाइल एल्गोरिदम में खुद ऊपर आने लगा। तब जाकर पहला ऑर्गेनिक ऑर्डर आया 499 रुपए का। धीरे धीरे हफ्ते के 5 ऑर्डर्स आने लगे। फिर उसने सप्लाई और डिमांड के बेसिक रूल के हिसाब से अपनी कीमत बढ़ानी शुरू की। 499 से 999 और फिर 1499। 1 साल के अंदर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो महीने के लगभग 20,000 रुपए निकाल रहा था। देखो, मेहनत तो है, पर इस प्लेटफॉर्म मॉडल में ना मुझे एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट लगता है। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स लगभग 20 से 30% कमीशन काट लेते हैं। हाँ, वो तो है। अगर कोई 2,000 का ऑर्डर ले रहा है तो 400 रुपए तो सीधा प्लेटफॉर्म ही ले गया। तो एक आम इंसान सोचेगा कि मैं अपनी मेहनत का इतना बड़ा हिस्सा किसी वेबसाइट को क्यों दूं? क्या सीधे डायरेक्ट क्लाइंट्स ढूंढना ज्यादा सेंसिबल अप्रोच नहीं है इसमें? जयपुर की प्रिया शर्मा का तरीका बिल्कुल यही समझाता है। उन्होंने क्या किया? प्रिया ने इंस्टाग्राम रील्स की एडिटिंग में अच्छी महारत हासिल कर ली, पर उसने किसी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया ही नहीं। सीधा लोकल बिजनेसेस पर फोकस किया। रोजाना 10-15 लोकल रेस्टोरेंट्स, सलून्स और बुटीक्स के इंस्टाग्राम पेजेस को वो स्कैन करती थी। अच्छा, सीधा बिजनेसेस को टारगेट किया। हाँ, और अगर उनकी रील्स एवरेज लगती तो वो उन्हें डायरेक्ट मैसेज करती। पर मैसेज ये नहीं था कि मैं एडिटर हूं, मुझे काम दो। मैसेज ये था कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है पर इसकी एडिटिंग इसे दबा रही है, मैं इसका एक फ्री सैंपल एडिट करके दिखाऊं। वाह, वापस से फ्री सैंपल वाला हुक। बिल्कुल। इसके साथ ही उसने अपने पूरे पर्सनल नेटवर्क, दोस्तों के, पेरेंट्स, टीचर्स, रिश्तेदार, सबको व्हाट्सएप पर अपना प्रोफेशनल अपडेट भेजा। पर इस डायरेक्ट अप्रोच का आखिर नतीजा क्या निकला? क्योंकि मैं जानती हूं कोल्ड आउटरीच में रिजेक्शन रेट बहुत हाई होता है। 100 लोगों को मैसेज करो तो शायद 99 लोग रिप्लाई तक नहीं करते। रिजेक्शन हाई होता है, मैं मानता हूं, पर मार्जिन भी तो पूरा अपना होता है ना यहाँ। प्रिया को इस तरह से 3 रेगुलर क्लाइंट्स मिल गए। हर क्लाइंट उसे महीने के 5,000 रुपए देता था एक तय गिनती की रील्स के लिए। तो 3 क्लाइंट से 15,000 की फिक्स आमदनी शुरू हो गई। हाँ, और बिना किसी प्लेटफॉर्म को 1 रुपया कमीशन दिए। सही है। पर चलो यहां रुककर इस पूरे फ्रीलांस मॉडल को थोड़ा टेस्ट करते हैं। चाहे प्लेटफॉर्म से काम आए या डायरेक्ट मैसेज से, एक पॉइंट पर आकर इंसान की एक फिजिकल लिमिट टकराई जाती है। अगर प्रिया के पास 3 की जगह 25 क्लाइंट्स आ गए तो वो बेचारी दिन में कितने घंटे स्क्रीन के आगे बैठकर एडिट करेगी? इंसान की बैटरी आखिर में डिस्चार्ज होगी ही। वही ना, तो स्केल करने का ये रास्ता तो आगे चलकर कंप्लीटली बंद हो जाता है। और जब ये फिजिकल लिमिट हिट होती है ना, ठीक वहां से ट्रांजिशन शुरू होता है एजेंसी मॉडल का। यहाँ स्किल काम करने से शिफ्ट होकर मैनेज करने में बदल जाती है। मुंबई के अर्जुन मेहता को देख लीजिए आप, उनकी स्टोरीज ट्रांजिशन को बिल्कुल साफ दिखाती है। अर्जुन ने क्या अप्रोच लिया? अर्जुन खुद वीडियो एडिट करता था शुरू में, फिर एक स्टार्टअप ने उसके पास आकर कहा कि उन्हें हफ्ते में 3 वीडियोस चाहिए और वो महीने का 15,000 रुपए देने को तैयार है। पर अर्जुन का स्केड्यूल पहले से भरा हुआ था। तो आम फ्रीलांसर तो यहाँ बोलेगा कि मेरे पास वक्त नहीं और काम मना कर देगा। एग्जैक्टली। पर अर्जुन ने काम ले लिया। वेट, उसने पूरा कैसे किया बिना खुद का वक्त लगाए? दिमाग लगाकर। उसने फेसबुक ग्रुप से एक फ्रेशर ढूंढा, एक ऐसा जूनियर एडिटर जो मार्केट में उतनी हाई डिमांड में नहीं था और उस लेवल का काम 7,000 रुपए में करने को तैयार था। अच्छा। अर्जुन ने क्लाइंट से 15,000 लिए, जूनियर को 7,000 दिए और 8,000 का प्रॉफिट सीधा अपने पास रखा, बिना एक भी फ्रेम खुद एडिट किए। धीरे धीरे उसने इस मॉडल को 3 स्टार्टअप्स तक फैला दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 45,000 की टोटल इनकम, 21,000 एडिटर का खर्चा और 24,000 रुपए सीधा नेट प्रॉफिट। देखिए, ये एजेंसी मॉडल दोस्तों को सुनाने में ना बड़ा आसान लगता है कि काम आउटसोर्स कर दो और बीच का मार्जिन जेब में डाल लो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्वालिटी कंट्रोल और डेलीगेशन दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। अगर उस जूनियर एडिटर ने डेडलाइन मिस कर दी या ऑडियो सिंक खराब कर दिया तो स्टार्टअप वाला गाली जूनियर को थोड़ी देगा, वो तो अर्जुन का कॉलर पकड़ेगा ना। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है जो आपने उठाया। वो जो 8,000 रुपए का मार्जिन अर्जुन को मिल रहा है ना, वो कुछ नहीं करने का पैसा बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल रिस्क लेने का, क्वालिटी एश्योरेंस का और उस क्लाइंट हैंडलिंग का प्रीमियम है। पॉइंट है। जब इंसान एजेंसी मॉडल में जाता है तो उसकी कोर स्किल एडिटिंग नहीं रह जाती, उसकी कोर स्किल पीपल मैनेजमेंट बन जाती है। उसे क्लाइंट की उम्मीदों को समझना होता है और वही विजन अपने जूनियर को क्लियर शब्दों में समझाना होता है।
रात के 2 बजे अगर वीडियो में गलती निकले तो क्लाइंट को फाइल भेजने से पहले उस गलती को ठीक करना अर्जुन की ही जिम्मेदारी है। दिमाग और स्ट्रेस वहां भी लग रहा है। तो इस फिजिकल और मेंटल बाउंड्री को तोड़ने का अगला लॉजिकल कदम क्या होता है फिर? क्योंकि अगर हम अपना वक्त या अपनी मैनेजिंग कैपेसिटी दोनों नहीं बेचना चाहते तो बचा क्या? यहाँ एंट्री होती है कंसल्टिंग और एडवाइजरी की। यहाँ पर हाथों से या टूल्स से काम करने का चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो जाता है। इंसान दिमाग, तजुर्बे और सही सलाह देने की कीमत वसूलता है। फ्रीलांसिंग में इंसान काम करता है, पर कंसल्टिंग में इंसान बताता है कि दूसरों को क्या करना चाहिए। इसे ना एक एनालॉजी से देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। पहले एक एनालॉजी चलती थी मजदूर और आर्किटेक्ट की, कि ईंट मजदूर उठाता है पर पैसे नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट को ज्यादा मिलते हैं। पर अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई बहुत महंगा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है। हाँ। कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बेचने वाले से ये नहीं पूछती कि तुम्हारे इंजीनियर्स ने इस कोड को लिखने में आखिर कितने घंटे लगाए। वो कंपनी इस बात के पैसे दे रही है कि वो सॉफ्टवेयर उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एग्जैक्टली। वैल्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है, कोडिंग के घंटों में थोड़ी ना। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने, और इसी माइंडसेट को पुणे के रोहित कुलकर्णी ने अप्लाई किया अपनी लाइफ में। रोहित 8 साल से एक आईटी कंपनी में एज ए रिक्रूटर काम कर रहे थे। अब इन 8 सालों में उन्होंने हजारों रेज्यूमेज देखे थे, सैकड़ों इंटरव्यूज लिए थे। उन्हें एग्जैक्ट पता था कि एक एचआर किस रेज्यूमे को देखते ही तुरंत रिजेक्ट करता है और किस प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करता है। तो तजुर्बा बहुत था उनके पास। हाँ, और अब रोहित ने कोई नई स्किल नहीं सीखी इसके लिए। उन्होंने सिर्फ इसी 8 साल के तजुर्बे को एक पैकेज बनाया और जूम कॉल्स पर बेचना शुरू किया। पर यहाँ ना एक आम शंका दिमाग में आती है कि रेज्यूमे ठीक करने के या सिर्फ एडवाइस देने के पैसे कोई क्यों ही देगा? इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हजारों फ्री वीडियोस और फॉर्मेट्स पड़े हैं, फिर लोग रोहित को पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। फ्री इन्फॉर्मेशन बहुत जनरल होती है, पर जब एक इंसान रोहित के पास आता है तो उसकी अपनी एक बहुत स्पेसिफिक प्रोफाइल होती है। उसका अपना कोई करियर गैप हो सकता है, उसकी अलग आकांक्षाएं होती हैं। सही बात है, हर एक का केस अलग है। रोहित का ऑफर बहुत क्लियर था। 1000 रुपए में 7 मिनट की कॉल, जिसमें वो सामने वाले के रेज्यूमे का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और लिंक्डइन प्रोफाइल को उसकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक करेंगे। महीने की सिर्फ 20 कॉल से उनकी आमदनी 20,000 हो गई। यहाँ वो अपना समय जरूर दे रहे थे, पर कीमत फिजिकल लेबर की नहीं बल्कि उनके उस इनसाइडर पर्सपेक्टिव की थी। एक लेवल और गहराई में चलते हैं इसके। एडवाइस देने वाले भी तो मार्केट में बहुत सारे आजकल। अगर कोई इंसान सभी को एक जैसी एडवाइस दे रहा है तो वो प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता, राइट? लेकिन अगर उसका फोकस बहुत नैरो हो जाए तो डायनामिक्स कैसे बदलते हैं? यही तो वो पॉइंट है जहां नीश पावर गेम में आती है। नीश यानी किसी एक बहुत ही खास, बहुत नैरो टॉपिक पर इतनी महारत हासिल करना कि इंसान उस छोटी सी दुनिया का बॉस बन जाए। दिल्ली की डाइटिशियन काव्या सिंह इस नज़ारे को पूरी तरह खोल देती हैं। काव्या एक क्लिनिक में काम करती थी और किसी को भी वेट लॉस का डाइट प्लान दे सकती थी आराम से, पर उसने जनरलिस्ट बनने का रास्ता छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या टारगेट किया? उसने सिर्फ और सिर्फ पीसीओएस और थायराइड के साथ वेट मैनेजमेंट वाली औरतों पर फोकस किया। एकदम एक्सट्रीम नीश। अब यह समझने वाली बात यह है कि जब एक औरत जिसे पीसीओएस है किसी आम डाइटिशियन के पास जाती है तो उसे आमतौर पर एक ही बात सुनने मिलती है कि कम खाओ और एक्सरसाइज ज्यादा करो। पर पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें एक्सट्रीम थकान होती है और वेट लॉस होना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। जब वही औरत काव्या के प्रोफाइल पर आती है जो सिर्फ पीसीओएस की बात कर रही है तो उसे अंदर से लगता है कि ये इंसान मेरा दर्द सच में समझता है। और वही जो समझने का एहसास है ना, वही उस ट्रस्ट को बनाता है जिसकी वजह से प्रीमियम प्राइसिंग तय होती है। लोग एक स्पेशलिस्ट को अपने आप एक अथॉरिटी फिगर मान लेते हैं हमेशा। काव्या के पास सिर्फ 5 रेगुलर क्लाइंट्स थे जो उसे खुशी से हर महीने 3,000 रुपए देते थे। 15,000 की आमदनी, कम लोगों के साथ, बिना किसी कियोस्क के। कमाल है। उसने जनरल मार्केट की उस भीड़ से खुद को निकालकर एक ऐसी कैटेगरी बना ली जहां कंपटीशन ना के बराबर था। ये नीचे का फायदा एक्चुअली रिटेनर मॉडल में भी दिखता है, जहां रोज नए क्लाइंट्स ढूंढने का प्रेशर नहीं होता सर पे। जैसे हैदराबाद के समीर रेड्डी, वो लोकल बेकरीज और बुटीक से हर महीने 5,000 का रिटेनर लेते हैं। अच्छा, रिटेनर किस बात का?
वो उनके लिए सोशल मीडिया की डिज़ाइन नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ महीने में एक कॉल पर स्ट्रैटेजी बताते हैं कि इस त्योहार पर आखिर कैसी कैंपेन चलानी चाहिए, और व्हाट्सएप पर किसी भी कन्फ्यूजन के लिए अवेलेबल रहते हैं। उनको एसेंशियली अवेलेबल रहने के और सही दिशा दिखाने के पैसे मिल रहे हैं वहाँ। पर वेट, एक मिनट, हाँ बताइए। इन सब में चाहे कंसल्टिंग हो या रिटेनर, इंसान को अपनी प्रेजेंस तो देनी ही पड़ती है ना। अगर रोहित कॉल पर नहीं आएगा या समीर मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा तो वैल्यू फ्लो वहीं रुक जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या वक्त और आमदनी का पूरी तरह से डिस्कनेक्शन एक्चुअली संभव है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां प्रोडक्ट आपसे अलग होकर खुद ब खुद काम करता रहे? ये डिस्कनेक्ट बिल्कुल संभव है और इसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ मेहनत वक्त के साथ लीनियर नहीं होती कभी भी। नागपुर की स्नेहा जोशी को ही ले लीजिए आप। उसे कैनवा पर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस बनाना आता था। अच्छा, उसने क्या किया? लूम और OBS जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया और स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए एक मुकम्मल कोर्स बना दिया कि कैनवा से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। उसने एक बार उसे रिकॉर्ड किया, एडिट किया और गमरोड पर 499 रुपए में अपलोड कर दिया। फिर क्या रिस्पॉन्स आया? पहले महीने में 15 लोगों ने खरीदा और तीसरे महीने तक आते आते 50 लोग ले चुके थे। स्नेहा आराम से सोती रहती थी और रात के 3 बजे भी अगर किसी को जरूरत होती वो कोर्स खरीदता और पैसे अकाउंट में आ जाते बिना उसकी प्रेजेंस के। यहाँ थोड़ा मेरा दिमाग पुश बैक करता है। देखिए, पैसिव इनकम का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सुनने में बिल्कुल एक जादू जैसा लगता है कि बस बना दिया और बिकने लगा। पर ग्राउंड रियलिटी ऐसे नहीं काम करती। कोर्स बनाना रिलेटिवली आसान है, पर भाई उसे बेचेगा कौन? ऑडियंस आखिर कहाँ से आएगी? सही बात है। इस मॉडल में जो अपफ्रंट मेहनत होती है, यानी प्रोडक्ट बिकने से पहले की मार्केटिंग और ऑडियंस बिल्डिंग, वो एक आम नौकरी से भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकती है। ये इनविजिबल लेबर है जो लोगों को दिखता नहीं है। ये पॉइंट आपका 100% वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं। डिजिटल प्रोडक्ट्स पैसिव जरूर लगते हैं, पर उनके पीछे का जो इंजन है वो एक्टिव मेहनत मांगता ही है। स्नेहा ने लगातार इंस्टाग्राम पर फ्री टिप्स देकर एक फनल बनाया, तब जाकर कहीं सेल्स आनी शुरू हुई थी। टेम्पलेट्स और गाइड्स के साथ भी यही इंजन काम करता है। कैसे? जैसे आदित्य वर्मा, जिसने कैनवा पर स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए पिच डेक टेम्पलेट्स बनाए और 199 रुपए में बेचे। अब फाउंडर्स के पास वक्त की सबसे ज्यादा कमी होती है, हम सब जानते हैं। उनके लिए 199 रुपए उनके 5 मिनट से भी सस्ते हैं, तो उन्होंने तुरंत खरीदा। या कोलकाता के राहुल दास, जिन्होंने नए फ्रीलांसर्स को लीगल परेशानियों से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट तक की एक 40 पेज की गाइड लिखी और इंस्टा मोजो पर 99 रुपए में डाल दी। उन्हें लगभग 200 सेल्स हर महीने आती हैं। लेकिन इन दोनों को पहले वो पूरा सिस्टम बनाना पड़ा जो लोगों को उस लिंक तक एक्चुअली लाए। मेहनत शुरू में एक पहाड़ की तरह जरूर होती है, पर एक बार सिस्टम बन गया ना, तो स्केल की कोई अपर लिमिट नहीं होती। लेकिन इस सस्ते और स्केलेबल मॉडल के ठीक सामने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा होता है मेरे दिमाग में। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंटरनेट पर राहुल की 99 रुपए की PDF है और स्नेहा का 499 का कोर्स है, और दूसरी तरफ इसी मार्केट में कोचिंग और हाई टिकट मेंटरिंग चल रही है। बिल्कुल चल रही है। एक इंसान से हर महीने 10,000 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ थोड़ा झटका लगता है कि जब सारी जानकारी इंटरनेट पर सस्ते में या मुफ्त में पहले से मौजूद है, तो कोई इंसान 10,000 रुपए हर महीने उसके क्यों देगा? सस्ती इन्फॉर्मेशन के इस जमाने में इस लेवल की फीस आखिर कैसे जस्टिफाई होती है? ये ना इस पूरी चर्चा का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। टेम्पलेट्स, ई-बुक्स और ये जो सस्ते कोर्सेज होते हैं ना, ये सब दरअसल एक टूल है, बस एक औजार है। पर हाई टिकट मेंटरिंग जो चीज़ बेचती है वो टूल नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा हिस्सा जानते हैं क्या है? क्या? अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। सच्चाई ये है कि हम सबके लैपटॉप में हजारों रुपए के ऑनलाइन कोर्सेज आज भी ऐसे ही बंद पड़े हैं जो कभी पूरे नहीं देखे गए। क्योंकि 200 रुपए खर्च करके अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो चुभन नहीं होती कोई। पर जब कोई इंसान 10,000 रुपए देता है तो वो पैसे का दर्द उसे वहां एक्शन लेने पर मजबूर करता है। सही पकड़ा? आर्यन नायर सिर्फ ग्राफिक डिजाइन नहीं सिखाते वहां, वो उन 5 लोगों को डीपली ट्रैक करते हैं, उनका रोड मैप बनाते हैं और उन्हें अकाउंटेबल रखते हैं हर कदम पे। ये वैसा ही है जैसे एक कोने में रखी हुई एक सस्ती जिम साइकिल और एक ठीक सामने खड़ा आपका पर्सनल ट्रेनर। लोग उस स्पेसिफिक पुश के पैसे दे रहे हैं, बस उन जनरल इन्फॉर्मेशन के नहीं।
इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में हर स्टेज के हिसाब से एक अलग साइकोलॉजिकल नीड है लोगों की, और उस नीड के हिसाब से एक अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर इन सारी स्टोरीज को हम आज एक जगह लेकर देखें तो एक पैटर्न बड़ा क्लियरली उभर कर आता है। चाहे वो हर्ष का शुरुआती गिग हो, प्रिया का सीधा डायरेक्ट आउटरीच हो, रोहित की जूम कंसल्टिंग हो, या आर्यन की वो महंगी मेंटोरिंग, हुनर तो दरअसल सिर्फ एक रॉ मटेरियल है, जैसे कैनवा पर डिजाइन करने की समझ। एक ही समझ, एक ही स्किल 499 रुपए का सिंपल टास्क बन सकती है, 5000 का रिटेनर बन सकती है, पैसिव डिजिटल टूल बन सकती है, या 10,000 रुपए की प्रीमियम मेंटोरिंग में बदल सकती है। और सबसे बड़ा ट्रैप वही 9 to 6 वाला अपना पुराना नजरिया है। ट्रैप उस नौकरी में नहीं है, ट्रैप इस सोच में है जहां हम अपनी खुद की क्षमता को, अपनी उस खास स्किल को वक्त के पैमाने पर कंटिन्यूसली तौलने लगते हैं। इंसान को यही लगता है कि आमदनी बढ़ानी है तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा बॉस, जबकि सच्चाई तो ये है कि आमदनी बढ़ानी है तो अपने आसपास की प्रॉब्लम को समझकर उस अपनी स्किल की बस पैकेजिंग बदलनी पड़ती है। धीरे धीरे ना एक अजीब सा ठहराव आता है जब इंसान इस नए फ्रेम से अपनी ही जिंदगी को दोबारा देखता है। शायद आपके दिमाग में पहले से ही डेटा को बहुत नीटली ऑर्गेनाइज करने की आदत हो, या शायद लोगों से बात करके उन्हें किसी चीज के लिए मनाने का एक नेचुरल हुनर हो, या फिर चीजों को ब्यूटीफुली लिखने और दुनिया के सामने पेश करने की समझ पहले से ही आपके दिमाग के किसी कोने में मौजूद हो। बिल्कुल, वो जो कच्चे रूप में हुनर होता है ना, वो हर किसी के पास कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आदत उस हुनर को किसी की घड़ी के कांटों के हिसाब से बेचने की हमें इतनी पड़ चुकी है। तो एक आखिरी ख्याल जो यहाँ से निकलता है वो ये नहीं है कि कल सुबह उठकर कौन सा नया बिजनेस शुरू करना है, बल्कि सवाल दरअसल ये है कि अगर एक बेहतरीन स्किल, एक नेचुरल समझ पहले से ही कहीं अंदर दबी हुई है, पर आज भी उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ दिए गए घंटों के हिसाब से तय हो रही है, तो क्या कमी उस स्किल में है या उस नजरिए में जिससे उस स्किल को अब तक देखा जा रहा था? हमेशा कहा जाता है ना कि अगर आगे बढ़ना है तो नए लोगों को ढूंढो, नई पिच बनाओ, नए क्लाइंट्स लाओ, हर दिन कुछ नया करो। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन यार क्या हो अगर ये सच सामने आए कि सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरा सुकून उन लोगों में छिपा है जिन्हें हम एक बार अपना मानकर पीछे छोड़ चुके हैं। चलो इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। ये पूरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी बर्फीले तूफान में रोज एक नया तंबू गाड़ने की कोशिश करना। तंबू गाड़ना मतलब हर रोज एक नई शुरुआत। बिल्कुल। इंसान रोज मेहनत करता है, रस्सियां कसता है, कीले ठोकता है, और अगले दिन वो तंबू उखड़ जाता है। फिर एक नई जगह, फिर से वही तंबू, फिर से वही जद्दोजहद। और इस जद्दोजहद में एक अजीब सा भारीपन है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी ना कोई फिनिश लाइन है। तंबू रोज गाड़ना थकाता है, लेकिन हम सब उसी थकान को तरक्की या हसल का नाम दे देते हैं। हाँ, हम हर सुबह उठकर एक ही फिक्र में लग जाते हैं कि आज किसे मनाना है, आज किसके सामने खुद को साबित करना है। मुझे तो ये सोचकर ही थकान होने लगती है। सही कहा। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम एक बहुत बुनियादी दिमागी और इंसानी सच को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। दिमागी सच से आपका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बिजनेस की स्ट्रैटेजी की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा लेना देना हमारे दिमाग की ऊर्जा यानी कॉग्निटिव एनर्जी से है। जब कोई इंसान रोज नए लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ समय या पैसा खर्च नहीं कर रहा होता। तो फिर वो क्या खर्च कर रहा है? वो अपनी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जला रहा होता है। किसी नए इंसान को ये यकीन दिलाना कि मुझ पर भरोसा करो, दुनिया का सबसे महंगा और थका देने वाला सौदा है। हाँ, क्योंकि भरोसा रातों रात तो बनता नहीं है। एकदम सही। इसके उलट जो लोग चुपचाप ईंट पर ईंट रखकर एक पक्की नींव बना रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं। असली स्थिरता उन लोगों में छुपी है जो पहले ही एक बार आप पर भरोसा कर चुके हैं। अरे, यहाँ बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये एक ऐसा एहसास है कि असली खजाना तो वहीं था जिसे हम पीछे छोड़ आए थे। एक बने हुए भरोसे को अगर हम बस एक रिदम दे दें, एक लय दे दें, तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। मैं जयपुर के 22 साल के रोहित शर्मा की कहानी के बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या कहानी है रोहित की? रोहित ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम शुरू किया। अब आम तरीका क्या होता? यही कि वो पूरे शहर में भटकता, हर महीने नए नए रेस्टोरेंट या दुकानों में जाकर अपनी पिच देता, जो कि वही रोज नया तंबू गाड़ने वाली बात होती है। बिल्कुल। लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ कुछ गिने चुने लोकल दुकानदारों को पकड़ा, एक कपड़े की दुकान, एक मिठाई की दुकान, और उनसे कहा कि मैं हर महीने आपके लिए काम करूंगा।
तो उसने एक फिक्स्ड क्लाइंट बेस बना लिया। हाँ, आज रोहित के पास सिर्फ 10 क्लाइंट्स हैं जो उसे हर महीने 2-2 हजार रुपए देते हैं। 20,000 रुपए की एक पक्की शांत कमाई। उसे कल उठकर किसी नए इंसान को नहीं खोजना है। यहां गहराई में जाकर यह समझना जरूरी है कि वो 10 दुकानदार रोहित को पैसे सिर्फ पोस्ट डिजाइन करने के नहीं दे रहे हैं, वो उसे पैसे दे रहे हैं फ्रिक्शन यानी माथापच्ची से बचने के लिए। माथापच्ची मतलब नए लोगों को ढूंढने का झंझट। हाँ, किसी भी दुकानदार के लिए एक नया फ्रीलांसर ढूंढना, उसे अपने ब्रांड के बारे में समझाना, उसके काम पर नजर रखना, ये सब बहुत बड़ा सिरदर्द है। रोहित ने उनके इस सिरदर्द को खत्म कर दिया। सही कह रहे हो। जब रोहित उन्हें एक लय में काम करके देता है तो वो सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा, वो उन्हें मानसिक शांति दे रहा है। वाह, अब मुझे समझ आ रहा है कि पुणे की सुनीता देवी ने असल में क्या किया होगा। उन्होंने कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई, बस अपने ही मोहल्ले के 8 घरों में सफाई की सर्विस तय कर ली। और उसका नतीजा क्या हुआ? हर महीने के 12,000 रुपए आ रहे हैं। उन्हें हर दिन काम ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ती। क्योंकि उन 8 घरों के लोगों को ये आश्वासन मिल गया है कि सुनीता जी भरोसेमंद हैं। कोई भी इंसान अपने घर में हर दिन एक नए अजनबी को सफाई के लिए नहीं बुलाना चाहता। और लखनऊ के अमित वर्मा का किस्सा भी यही है। वो 15 छोटी दुकानों को टेक सपोर्ट देते हैं। किसी दुकान का प्रिंटर खराब हुआ या कंप्यूटर हैंग हुआ, अमित तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो उनकी भी एक फिक्स्ड इनकम बन गई होगी। हाँ, 22,500 रुपए की उनकी एक पक्की इनकम बन गई है। ये लोग हर सुबह इस टेंशन में नहीं उठते कि आज नया काम कहाँ से आएगा। उन्होंने बस उस भरोसे को एक लूप में डाल दिया है जो वो पहले ही जीत चुके थे। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, बताइए। रोहित, सुनीता जी या अमित वर्मा की कहानियां तो ठीक है, लेकिन ये सभी सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ तो रोज का लेन देन है। हर महीने घर की सफाई चाहिए, हर महीने टेक सपोर्ट चाहिए। असली टेस्ट तो तब है जब कोई ऐसी चीज हो जिसे हाथ में पकड़ा जा सके, कोई फिजिकल प्रोडक्ट। मतलब कोई सामान बेचने की बात कर रही हैं आप? हाँ, कोई रोज रोज नया सोफा या नई क्रीम थोड़ी खरीदेगा। वहाँ ये रिपीट ट्रस्ट का फॉर्मूला कैसे काम करेगा? क्या प्रोडक्ट बेचने वाले को हमेशा नए लोग ही नहीं ढूंढने पड़ेंगे? ये बहुत ही वाजिब शंका है। ऊपर से देखने पर लगता है कि प्रोडक्ट और सर्विस अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन अगर हम इंसान के मनोविज्ञान की एक और गहरी परत को समझें, तो तरीका चाहे जो हो, दिमाग काम एक ही तरह से करता है। अच्छा, वो कैसे? मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। हमारा दिमाग हर दिन अनगिनत फैसले लेता है और हर फैसले के साथ वो थकता है। मतलब बार बार सोचना दिमाग के लिए थकाऊ है? 100%। अगर मुझे एक बार कोई चीज अच्छी लग गई जो मेरी जरूरत पूरी कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि वो बस मुझे मिलती रहे, मुझे दोबारा दिमाग ना लगाना पड़े। हैदराबाद की मीना कृष्णन की ही बात करें। क्या करती हैं वो? वो टिफिन सर्विस चलाती हैं, 25 लोगों को रोज खाना देती हैं और महीने के 37,500 रुपए कमाती हैं। क्या खाना एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, खाना तो प्रोडक्ट ही है, लेकिन उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक आदत बना दिया है। एग्जैक्टली। मीना सिर्फ खाना नहीं बेच रही, वो उन 25 लोगों को रोज सुबह उठकर ये सोचने की मेहनत से बचा रही हैं कि आज लंच में क्या मंगवाऊं। अरे हाँ, वो सोचने का जो स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। वो लोग जो पैसे दे रहे हैं वो सिर्फ दाल रोटी के नहीं हैं, वो फैसले लेने की उस आजादी के हैं जो मीना उन्हें दे रही हैं। नया विकल्प ढूंढने में जो दिमागी खर्च है वो हम सब बचाना चाहते हैं। तो यही कस्टमर रिटेंशन का राज है। हाँ, कस्टमर रिटेंशन का सबसे बड़ा राज यही है। लोग इसलिए नहीं टिके रहते क्योंकि कोई इंसान दुनिया में सबसे बेस्ट है, वो इसलिए टिकते हैं क्योंकि किसी नए विकल्प को ढूंढना बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है। ये बात तो इंदौर की प्रिया मल्होत्रा के काम पर भी एकदम फिट बैठती है। वो नेचुरल ब्यूटी किट्स बनाती हैं। उन्होंने 30 महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बना लिया है जिन्हें वो हर महीने फेस क्रीम, लिप बाम और स्क्रब का एक डब्बा भेजती हैं। तो वो हर महीने उन्हीं महिलाओं को प्रोडक्ट दे रही हैं। हाँ, अब सोचिए, एक महिला हर महीने बाजार जाकर या ऑनलाइन ढूंढकर नई क्रीम क्यों ट्राई करे? हाँ। जब उसे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो उसकी त्वचा को सूट करता है। सही बात है। प्रिया हर महीने नई औरतों को अपनी क्रीम की खूबियां नहीं समझाती, वो बस उसी भरोसे को एक लूप में चला रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स पर लागू होती है। अगर हम इसे डिजिटल दुनिया में भी देखें तो भी यही संक कॉस्ट और मानसिक ऊर्जा का नियम लागू होता है। डिजिटल दुनिया में कैसे? चंडीगढ़ के दीपक अरोड़ा का उदाहरण देखिए। वो स्टॉक मार्केट की अपनी समझ को एक टेलीग्राम ग्रुप के जरिए शेयर करते हैं। 100 लोग उन्हें हर महीने 199 रुपए देते हैं। नागपुर की सोनल गुप्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्राइवेट यूट्यूब वीडियोस बनाती हैं
और उनके स्टूडेंट्स हर महीने खुशी खुशी फीस देते हैं। मतलब प्रोडक्ट चाहे जो हो, क्रीम हो, खाने का टिफिन हो या फिर टेलीग्राम का एक मैसेज हो, बात सिर्फ एक है, एक बार का भरोसा और बार बार का साथ। बिल्कुल, और ये साथ सिर्फ एक ही लेन देन तक सीमित नहीं रहता। अगर इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो जब एक इंसान खुश होता है, जब उसे वो सुकून मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, तो वो इंसान उसी भरोसेमंद जगह से और भी चीजें लेना चाहता है। हाँ, क्योंकि भरोसा बन चुका है। सही कहा, वो अपनी दूसरी जरूरतों के लिए भी किसी अजनबी के पास नहीं जाना चाहता। ये बहुत गहरी बात है। जो इंसान पहले से जुड़ा है, उसे कुछ नया देने के लिए कोई चालाकी नहीं करनी पड़ती। ये कोई मार्केटिंग की चाल नहीं है। बल्कि ये तो एक रिश्ते का स्वाभाविक विस्तार है, सामने वाले की बढ़ती हुई जरूरतों का पहले से अंदाजा लगाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत अच्छे शांत रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। आप अपनी बातों में मशगूल है, आपका पानी का ग्लास आधा खाली होता है और एक वेटर चुपचाप आकर बिना आपके कुछ कहे उसे भर देता है। ये कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं लगती, ये बस केयर लगती है। ये मेटाफोर बहुत ही सटीक है। वो वेटर आकर आपके दिमाग में कोई अपसेल नहीं कर रहा है। हाँ, वो ये नहीं कह रहा है कि सर थोड़ा और पानी खरीद लीजिए। हाँ, वो तो अजीब लगेगा। बिल्कुल, वो बस आपकी जरूरत का ख्याल रख रहा है। इसे बिजनेस की भाषा में एंटीसिपेटरी केयर कहते हैं। जरूरत पड़ने से पहले ही उसका समाधान दे देना। यही एंटीसिपेटरी केयर वाराणसी के सुमित यादव ने दिखाई। वो सोशल मीडिया का काम करते थे और उनका एक क्लाइंट उन्हें 2000 रुपए देता था। सुमित ने देखा कि क्लाइंट का बिजनेस बढ़ रहा है और उसे रील्स की भी जरूरत है। तो उसने क्या किया? सुमित ने कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई दबाव नहीं डाला, बस उसे बताया कि एक प्रीमियम प्लान भी है जिसमें रील्स और डिजाइन रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, 5000 में। क्लाइंट ने तुरंत हाँ कर दी। और क्लाइंट ने हाँ क्यों की? क्योंकि यहाँ भी वही फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस काम कर रहा है। उस क्लाइंट को रील्स बनवानी ही थी। अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो नया इंसान ढूंढे, हाँ, या तो वो फिर से मार्केट में जाए, एक नया फ्रीलांसर ढूंढे, उसे अपने बिजनेस का पूरा विजन समझाए और फिर से उस पर दांव लगाने का रिस्क ले, या फिर वो सुमित को हाँ कह दे जिस पर वो पहले से भरोसा करता है। उसने रिस्क से बचने का विकल्प चुना। और सिर्फ सर्विस बढ़ाने की बात नहीं, सूरत की निशा पटेल ने तो इसे वक्त की अहमियत के साथ जोड़ दिया। वो कस्टमाइज टी-शर्ट्स बनाती हैं, 7 दिन की डिलीवरी के 500 रुपए, लेकिन अगर किसी को जल्दी है, 2 दिन में चाहिए तो 800 रुपए। तो उन्होंने कोई नई चीज नहीं जोड़ी। नहीं, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, कोई नई मशीन नहीं खरीदी, बस उसी भरोसेमंद सर्विस की स्पीड बढ़ा दी और क्लाइंट ने खुशी खुशी पैसे दिए क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो रही थी। इसे ही तो केयर कहते हैं। हाँ, जैसे आगरा के विकास शर्मा लोगो डिजाइन के साथ साथ विजिटिंग कार्ड का डिजाइन भी ऑफर कर देते हैं। क्लाइंट यही सोचता है कि जब लोगो यहाँ बन ही रहा है तो कार्ड के लिए कहीं और क्यों माथापच्ची करूं। यही केयर का हिस्सा है। जब सामने वाले की मेहनत बचती है तो वो आपके साथ और गहराई से जुड़ता है। जैसे कोलकाता के राजेश बिस्वास, जब वो अपने क्लाइंट के वीडियो एडिट करते हैं तो साथ में ये भी कह देते हैं कि तुम्हारी थंबनेल बहुत सादी लग रही है, मैं 500 रुपए में कच्ची सी बना देता हूँ। वो असल में क्लाइंट का भला ही सोच रहे हैं। और पुणे के साहिल कुलकर्णी भी ऐसा ही कुछ करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वेबसाइट बनाने के बाद क्लाइंट से कहते हैं कि वेबसाइट बन तो गई, लेकिन जब तक एसईओ नहीं होगा गूगल पर दिखेगी कैसे। तो वो हर महीने 3000 रुपए में एसईओ का काम भी ले लेते हैं। दिल्ली की ऋतु अग्रवाल अपनी कुकिंग क्लास के साथ 1-on-1 मेंटरशिप देती हैं। हाँ, ये सब उसी खाली होते पानी के गिलास को बिना कहे भरने जैसा है। और जब आप इस तरह से केयर करते हैं तो दोनों पक्षों को जीत का एहसास होता है। इसी केयर को अगर हम थोड़ा और व्यवस्थित कर दें तो ये बंडल ऑफर्स बन जाते हैं। बंडल ऑफर्स मतलब एक साथ कई चीजें। हाँ, कोयम्बटूर के अरुण कुमार सोशल मीडिया, एसईओ और कंटेंट राइटिंग अलग अलग देते तो शायद 6500 से ज्यादा बनते, लेकिन उन्होंने तीनों का एक बंडल बना दिया। मैसूर की दीपा राव ने अपने ब्यूटी पार्लर में फेशियल, वैक्सिंग और हेयर कट का एक मंथली पैकेज बना दिया। और एक फ्रीलांसर जो अपने एक प्रोजेक्ट के 5000 लेता है, अगर वो क्लाइंट से कहे कि तुम मुझे 6 महीने का पक्का काम दो, मैं 4500 में कर दूंगी, तो वो अपना नुकसान नहीं कर रहा है। नहीं, वो अपने 500 रुपए का नुकसान नहीं कर रहा है। वो असल में उस नई दौड़ और तंबू गाड़ने वाली थकान से खुद को आजाद कर रहा है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बहुत सही कहा, वो स्थिरता खरीद रहा है और वो स्थिरता आती है परवाह से। लेकिन एक सेकेंड, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत मीठा और आदर्श लगता है, केयर और भरोसा, लेकिन क्या ये सब एक तरह की रिश्वत नहीं है? रिश्वत? किस तरह से? देखिए, चंडीगढ़ की संदीप कौर अपने पुराने क्लाइंट्स को नया क्लाइंट लाने पर 1 हफ्ते का फ्री खाना दे रही हैं।
अहमदाबाद के जिग्नेश देसाई अपनी प्रिंटिंग शॉप पर छठे ऑर्डर पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। नागपुर की पूजा भट्ट अपनी मेकअप के पुराने क्लाइंट्स को फ्री में थ्रेडिंग कर रही हैं। क्या ये सिर्फ फायदे का सौदा नहीं है? क्या हम सिर्फ लालच देकर लोगों को रोक नहीं रहे हैं? इसे केयर कैसे कह सकते हैं? हाँ, अगर इसे सिर्फ बिजनेस की भाषा में देखा जाए तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इसे ट्रांजैक्शनल लॉयल्टी या लॉयल्टी प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 10% डिस्काउंट के लिए किसी के पास वापस जा रही हूं, तो वो लॉयल्टी कहाँ है? वो तो सिर्फ पैसों का लालच है। बात तो सही है आपकी। जिस दिन सामने वाली दुकान 15% डिस्काउंट देगी, मैं वहां चली जाऊंगी। फिर ये रिश्ता और भरोसा वाली बात तो एकदम खोखली हो गई ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर एक साधारण सर्विस और एक बेहतरीन अनुभव के बीच की लकीर खींचती है। डिस्काउंट या फ्री सर्विस अपने आप में कोई लॉयल्टी नहीं लाते। मतलब डिस्काउंट काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जिग्नेश देसाई का प्रिंटिंग का काम रद्दी है तो वो 50% डिस्काउंट भी दे दें, कोई उनके पास वापस नहीं जाएगा। बुनियादी काम तो बेहतरीन होना ही चाहिए, लेकिन जो असली जादू है वो नियत में छिपा है, इस क्यों में छिपा है कि वो एक्स्ट्रा चीज दी क्यों जा रही है। मतलब वो बनावटीपन छुपता नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंसान बहुत समझदार होता है। वो तुरंत भांप लेता है कि कब कोई सिर्फ मतलब के लिए या एक वॉलेट समझकर उससे मीठा बोल रहा है। ये जो डिस्काउंट है या जो फ्री सर्विस है, ये तभी काम करती है जब इसके पीछे एक सच्ची भावना हो। सच्ची भावना कैसे? जब नागपुर की पूजा भट्ट अपनी किसी पुरानी क्लाइंट की फ्री में थ्रेडिंग करती हैं, तो अगर वो अपने दिमाग में उन 10 मिनटों का या उन पैसों का हिसाब लगा रही हैं, तो वो सिर्फ एक लेन देन है। हाँ, वो तो फिर बिजनेस हो गया। लेकिन अगर पूजा सच में उस रिश्ते का जश्न मना रही हैं जो उस क्लाइंट के साथ पिछले 6 महीनों में बना है, अगर वो सच में चाहती हैं कि उनकी क्लाइंट उस दिन थोड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करे, तो वो बनावटीपन नहीं होता। असली जादू उन पैसों या उस डिस्काउंट में नहीं है। असली जादू उस सच्ची फिक्र में है, उस जेन्युइन केयर में है। वाह, यहाँ आके एक बहुत ही धीमी सी उम्मीद जगती है, एक एहसास कि इन रिश्तों को संभालना, इस भरोसे को बनाए रखना शायद उतना मुश्किल नहीं था जितना हमने सोच लिया था। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम सिस्टम नहीं चाहिए, कोई बड़ी कॉर्पोरेट टीम नहीं चाहिए। कभी कभी बस एक छोटी सी याद काफी होती है। रिश्ते कभी भी बहुत बड़े दावों से नहीं टिकते। वो छोटी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली कोशिशों से टिकते हैं, क्योंकि इंसानियती अनुभव सबसे ऊपर होता है। सही बात है। जैसे वडोदरा के हर्ष शाह ने कोई बड़ा विज्ञापन कैंपेन नहीं चलाया। उन्होंने बस 3 महीने बाद अपने एक पुराने क्लाइंट को एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, नमस्ते, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? डिजाइन का कोई नया काम हो तो बताइएगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। और उन्हें 800 रुपए का एक विजिटिंग कार्ड का नया काम मिल गया। लखनऊ की अंजलि सिंह जो ट्यूटर हैं, हर महीने बच्चों के पेरेंट्स को बस एक लाइन का मैसेज भेज देती हैं कि उनके बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है। ये तो बहुत आसान है। और जयपुर के मोहित गुप्ता ने दिवाली पर अपने पुराने क्लाइंट्स को फैमिली पोर्ट्रेट का एक स्पेशल ऑफर भेज दिया। ये कोई भारी भरकम चीजें तो नहीं थी। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये इतने छोटे, इतने साधारण से कदम काम क्यों करते हैं? क्योंकि अंततः हम सभी इंसान हैं। हम डेटा पॉइंट्स नहीं हैं और ना ही किसी स्प्रेडशीट की एंट्री हैं। हमारे लिए हमारा अनुभव मायने रखता है। जैसे कोलकाता की सुवर्णा दास का रूल है कि वो अपने क्लाइंट के मैसेज का 15 मिनट में रिप्लाई करेंगे। हाँ, ये भी एक तरह की केयर है। भोपाल के आकाश तिवारी वेबसाइट डिलीवर करते वक्त एक छोटी सी फ्री गाइड दे देते हैं कि उसे अपडेट कैसे करना है। और चेन्नई की लक्ष्मी मेनन जो सिलाई का काम करती हैं और अपनी डायरी में हर क्लाइंट का नाप, उनका नाम और उनका पसंदीदा रंग लिख कर रखती हैं। अरे वाह! जब क्लाइंट दोबारा आता है और लक्ष्मी जी खुद बताती हैं कि आपको तो वही रंग पसंद है ना, तो सामने वाले के चेहरे की वो मुस्कान किसी भी मार्केटिंग बजट से नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल सही। तो इन सब का असल मतलब क्या है? इन कहानियों को सुनने के बाद एक बहुत ही खामोश कर देने वाला सच सामने आता है। मतलब बहुत ही साफ और थोड़ा सा चुभने वाला है। हम हमेशा इस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। नए लोग, नए मौके, नई पहचान। हाँ, हमेशा कुछ नया। और इस नए की अंधी दौड़ में अक्सर वो लोग पीछे छूट जाते हैं जो पहले से वहां हमारे साथ खड़े थे, जो पहले से हम पर भरोसा करते थे। हमने उन्हें ग्रांटेड ले लिया। हम भूल गए कि सबसे कीमती चीज वो नहीं है जिसे हम कल जीतेंगे, बल्कि वो है जिसे हमने कल जीता था और आज संभालना भूल गए हैं। ये सोचते हुए जैसे हम सब अपने अपने फोन की स्क्रीन घूर रहे हों, कॉन्टैक्ट लिस्ट खुली है, अंगूठा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा है। वो पुराने नाम, वो पुराने चेहरे
जिन पर हमने एक वक्त बहुत मेहनत की थी, जिनसे एक रिश्ता बनाया था। महीनों हो गए हैं उनसे बात किए। शायद वो वही हैं, बिल्कुल वही, बस एक छोटे से मैसेज के इंतजार में। एक बहुत ही आम सी सोच है यार कि अगर कुछ नया शुरू करना है ना, तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, एक एकदम परफेक्ट सेटअप चाहिए और एक फ्लॉलेस प्लान होना चाहिए। पर आज हम जिस कॉन्सेप्ट और इन रियल लाइफ पैटर्न्स पर चर्चा करने वाले ना, वो इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देगा। ये जो परफेक्ट होने की चाहत है, यही असल में किसी भी नए विचार को मारने का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। बिल्कुल। और इन पैटर्न्स में सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? परफेक्शन की ये जो आदत है वो एक बहाना बन जाती है, जिसके पीछे लोग खुद को बस छुपाते रहते हैं। मतलब तैयारी चलती रहती है, प्लानिंग होती रहती है, पर मैदान में उतरना कभी नहीं होता। और देखो, इसका दायरा सिर्फ किसी नए बिजनेस तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब किसी भी चीज में, राइट? सही कहा। अगर किसी को नॉवेल लिखनी हो तो वो पहले दिन से 300 पेज का आउटलाइन और एक परफेक्ट प्लॉट का वेट करता रहता है। या किसी नई आदत को शुरू करने के लिए सिर्फ महंगे इक्विपमेंट्स जमा करते रहना, ये सब शुरुआत को टालना ही तो है। वही तो, इसीलिए यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पेश करना चाहता हूँ, जिसे बिजनेस की भाषा में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो किसी भी नए विचार का सबसे बेसिक, सबसे सीधा और कच्चा वर्जन। कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं, सिर्फ इतना कि काम ग्राउंड पर आए और पहला नतीजा सामने दिखे। और यह सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि जब तक पहला रुपया या पहला रियल रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक सब कुछ सिर्फ एक थ्योरी है, एक कयाली पुलाव है। असल हकीकत और असली लर्निंग तो तभी शुरू होती है जब काम बाहर दुनिया में आता है, चाहे वो कितना भी कच्चा क्यों ना हो। यहाँ परफेक्शन की जगह लगातार एक्शन को चुनने की बात है। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं यार। अगर परफेक्ट सेटअप एक धोखा है, तो असल में काम कैसे शुरू होता है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा जमीन पर आना होगा। ये जो परफेक्ट मोमेंट का वेट करना है ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर से निकलने के लिए तब तक रुका जाए जब तक शहर के सारे ट्रैफिक लाइट्स एक साथ ग्रीन ना हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इसीलिए ग्राउंड रियलिटी को समझना जरूरी है। जैसे पुणे के उस 22 साल के कॉमर्स ग्रेजुएट आकाश की कहानी देख लीजिए। उसके पास कोई प्रोफेशनल डिजाइन कोर्स नहीं था, कोई फैंसी स्टूडियो नहीं था। तो उसने किया क्या? सिर्फ कैनवा का एक फ्री टूल यूज किया और अपने फोन पर ही 2 सैंपल पोस्ट्स बनाए। फिर पड़ोस के मेडिकल स्टोर वाले अंकल को बस 500 रुपए में 12 इंस्टाग्राम पोस्ट्स ऑफर कर दिए। कोई महंगा इनवॉइस सॉफ्टवेयर नहीं, बस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजा और गूगल पे से पेमेंट ले ली। वाह, ये तो बिल्कुल रॉ अप्रोच था। और ऐसी ही एक और स्टोरी है लखनऊ की प्रिया की। ये 25 साल की लड़की ने घर बैठे बस 200 रुपए के फ़ोन डेटा और कैपकट ऐप से पड़ोस की एक टिफ़िन सर्विस वाली आंटी के लिए फ्री सैंपल वीडियोस बनाई, अपना फ़ोन कैमरा यूज़ करके। और उस वीडियो का नतीजा ये निकला कि आंटी के पास नए कस्टमर्स आने लगे, जिसके बाद प्रिया को 1500 रुपए की पहली कमाई हुई और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो 12,000 महीना कमाने लगी। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक डाउट आता है। मतलब मैं सोच रहा था कि आजकल दुनिया इतनी पॉलिश्ड हो गई है, तो लोग ऐसे बेसिक और बिना पॉलिश किए हुए अनपॉलिश्ड काम को देख के रिजेक्ट नहीं कर देंगे? देखो, यही तो MVP की खूबसूरती है। पहले 6 महीने एक कमरे में बैठकर किसी चीज को परफेक्ट बनाने में लगाने से कहीं बेहतर है उसे जल्दी बाहर लाकर रियल फीडबैक लेना। आकाश और प्रिया ने सिर्फ अपने कोर फीचर पर ध्यान दिया। कोर फीचर मतलब उनका बेसिक डिजाइन और बेसिक वीडियो जो सामने वाले की असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अंकल को डिजिटल जाना था और आंटी को सेल्स बढ़ानी थी। जब किसी का काम बन रहा होता है तो वो फैंसी पैकेजिंग नहीं देखता। उन्होंने बाकी सब बाद के लिए छोड़ दिया और सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दिया। समझ गया। शुरुआत तो छोटी हो गई, पर यार जब काम बिल्कुल नया हो तो रिजेक्शन का डर तो लगता ही है। लोग क्या कहेंगे, ये डर हमेशा रहता है। इस डर को बिना नुकसान के कैसे फेस किया जाए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे सेफ जगह कहाँ है, और इसका जवाब है अपने नोन लोग जो हमारे आसपास है। अच्छा, जैसे सूरत के वो 30 साल के मिहिर ने किया था। उसे व्हाट्सएप मार्केटिंग शुरू करनी थी, तो सीधे अनजान लोगों के पास जाने की जगह उसने सबसे पहले अपने पापा के दोस्त की कपड़े की दुकान को अप्रोच किया, फिर अपने चाचा की किराना शॉप और माँ की किटी पार्टी वाली एक आंटी को। बिल्कुल, और हर एक से उसने 1000 रुपए पर क्लाइंट के हिसाब से चार्ज भी किया। पर एक बात बताइए, अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों से ऐसे प्रोफेशनल काम के लिए पैसे लेना
क्या थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल नहीं लगता? लोग अपनों से बिजनेस करने में हिचकिचाते हैं। ये अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, पर यही सबसे जरूरी फिल्टर है। अगर घर के लोग ही आपके आइडिया पर भरोसा करके छोटा रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो अनजान लोग क्यों करेंगे? इन्हीं लोगों ने मिहिर को फ्री में मार्केट फीडबैक दिया था। हाँ, जैसे अंकल ने उसको सिखाया कि मैसेज थोड़ा और क्रिएटिव होना चाहिए। सही कहा। और आंटी ने सिखाया कि संडे को कस्टमर्स फ्री होते हैं तो उस दिन मैसेज भेजना ज्यादा लोग पढ़ते हैं। ये जो फीडबैक था ना, उसने मिहिर को स्ट्रेंजर्स के पास जाने से पहले एक सॉलिड प्रूफ और बड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया। ये एक सेफ लेबोरेटरी की तरह था, और इसी का नतीजा है कि आज वो 15,000 महीना कमा रहा है। ये तो कमाल का अप्रोच है। अब छोटे सर्कल में टेस्ट करने के बाद जब काम थोड़ा चल निकलता है तो उसे दुनिया तक ले जाने का वक्त आता है। और यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसके लिए अब लाखों रुपए के एड्स नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आज लगभग हर जेब में एक फ्री मार्केटिंग टूल रखा हुआ है, और वो है हमारा स्मार्टफोन। इसी से तो ऑर्गेनिक रीच और पर्सनल ब्रांड दोनों बनते हैं। गेटकीपर्स अब खत्म हो गए हैं। हाँ, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत दिल्ली के रोहन और जयपुर की कोमल का सफर है। रोहन एक सीए ड्रॉप आउट है। उसने छोटे बिजनेसेस को जीएसटी सिखाने के लिए बस 7 सेकंड की शॉर्ट रील्स बनानी शुरू की। पहले महीने तो सिर्फ 100-200 व्यूज आए थे। पर फिर एक रील अचानक वायरल हो गई, जिसमें उसने सिखाया था कि 0 रुपीज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। वहां से सीधे 12,000 रुपए की कमाई हो गई उसकी। और वहीं अगर जयपुर की कोमल को देखें, उसने बिना किसी फैंसी सेटअप के सिर्फ हिंदी में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया। रोज की बस एक छोटी सी टिप देती थी वो। हाँ, और 6 महीने के अंदर ही उसके 4200 फॉलोअर्स हो गए, और महीने के 15 पेड कंसल्टेशंस फिक्स हो गए, जो लगभग 22,000 रुपए महीना बनता है। इन दोनों की सक्सेस का रीजन ये था कि उन्होंने ट्रेंड नहीं पकड़ा, उन्होंने वैल्यू दी। यहाँ एक चीज क्लियर है यार, कि लोगों को स्क्रीन पर अब कोई परफेक्ट रोबोट नहीं चाहिए। इन हाईली एडिटेड वीडियोस से लोग थक चुके हैं। उन्हें एक ऑथेंटिक इंसान चाहिए जो अपनी भाषा में बात करे, भले ही उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट क्यों ना हो, पर वो अपनी गलतियां भी माने। एकदम सही। ऑथेंटिसिटी आज के वक्त में परफेक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी करेंसी बन चुकी है। और इसमें मैं नागपुर के वैभव का फॉर्मूला जोड़ना चाहूंगी। उसने तो कोई रील या वीडियो भी नहीं बनाई। उसका अप्रोच बहुत ही डायरेक्ट और अजीब था। उसने क्या किया? उसने रोज इंस्टाग्राम पर 10 लोकल बिजनेसेस की पोस्ट्स पर जाकर पब्लिक कमेंट्स किए, पर बस नाइस पोस्ट लिखकर नहीं छोड़ा। उसने जेन्युइन और यूजफुल कमेंट्स किए। जैसे अगर खाने की फोटो है तो उसने लिखा कि डिश बहुत अच्छी लग रही है, पर अगर कैप्शन में इसके बनने की कहानी होती तो लोग ज्यादा कनेक्ट करते। ओह, मतलब सामने वाले की पब्लिक फोरम पर फ्री में मदद कर दी। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद उसने पोलाइटली डीएम किया, तो सामने वाला भी सुनने को तैयार था, क्योंकि वैभव ने पहले वैल्यू ऐड की थी। बिना एक पैसा लगाए इस ऑर्गेनिक बातचीत से उसके हर महीने 3 क्लाइंट कन्वर्ट होते हैं, जहां से वो 9,000 कमाता है। ये तसल्ली और कंसिस्टेंसी की सच्ची जीत है। तो इन सारी बातों से एक फिजिकल लिमिट का ख्याल दिमाग में आता है। जब काम ऐसे चल निकलता है तब एक नई रुकावट आती है यार। दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। इंसान अकेला कब तक और कितना करेगा? तो आखिर इन सबका मतलब क्या है, जब एक सैचुरेशन पॉइंट आना ही है? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो स्केलिंग मतलब मेहनत बढ़ाना नहीं होता, बल्कि सेम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट लाना होता है। अपनी इस ह्यूमन लिमिट को तोड़ने के 3 खास तरीके सामने आते हैं: टीम, ऑटोमेशन और एक्सपेंशन। अच्छा, तो टीम वाले कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो अहमदाबाद की श्रेया की कहानी याद आती है। वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग करती थी, और जब 8 क्लाइंट्स हो गए तो उसका टाइम पूरी तरह खत्म हो गया। डिजाइन बनाते बनाते दिन निकल जाता था। तो उसने अपनी आमदनी में से 8,000 रुपए निकालकर एक 20 साल की स्टूडेंट को डिजाइनिंग के लिए हायर कर लिया। खुद उसने सिर्फ स्ट्रैटेजी पर ध्यान दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि उसके 14 क्लाइंट्स हो गए, कमाई सीधा 50,000 हो गई और टाइम भी बच गया। पर यह डेलीगेटिंग से ना हमेशा एक डर लगता है कि क्वालिटी गिर जाएगी, अपना काम किसी और को देने में ट्रस्ट इशू होता है। फाउंडर सिंड्रोम कहते हैं इसको। हर चीज को खुद कंट्रोल करने की कोशिश, पर यही समझना जरूरी है कि कंट्रोल छोड़ना ही तो ग्रोथ का असली रास्ता है। और वक्त बचाने का दूसरा तरीका ऑटोमेशन है, जो भोपाल के अंकित ने किया।
उसका केस तो सच में कमाल का था। व्हाट्सएप पर मैनुअल मैसेज भेजने में उसे पहले 4 घंटे लगते थे रोज के। हाँ, और उसने ब्रेवो और वॉटी जैसे टूल्स और कुछ टेम्पलेट्स यूज करके वही सेम काम 30 मिनट में करना शुरू कर दिया। 4 घंटे का काम 30 मिनट में, ये अपने आप में एक मैजिक जैसा है। और जब वक्त सच में बचता है तो दिमाग नए रास्ते सोच पाता है, जो एक्सपेंशन वाले तरीके में दिखता है। जैसे कोलकाता की रिया थी, पहले वो सिर्फ 1500 रुपए में एक आम सा लोगो बनाती थी। फिर जब प्रोसेस सेट हुआ और टाइम बचा तो उसने एक पूरा ब्रांड किट पैकेज बनाया जिसकी फीस उसने 8000 रखी। उसने नए शहरों में फोकस किया, जैसे पुणे और सूरत, और अपना प्रीमियम प्राइस सेट किया। सेम स्किल, नई मार्केट और ज्यादा वैल्यू। अगर सच बताऊं तो आज की इन सारी बातों को आकाश का वो छोटी शुरुआत करना, मिहिर का वो फीडबैक लेना या श्रेया का अपने काम को बांटना, इन्हें सिर्फ किसी बिजनेस या मार्केटिंग के चश्मे से देखे ना तो इनके मायने छोटे लगते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से मुड़कर देखा जाए तो ये हमारी अपनी ही जिंदगी का एक बड़ा लंबा और ठहरा हुआ पैटर्न है। वही तो बात है ना, हम भी तो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी परफेक्ट टाइम का बस इंतजार ही करते रहते हैं। चाहे कोई पर्सनल प्रोजेक्ट शुरू करना हो, किसी उलझे हुए रिश्ते में कोई कदम उठाना हो, या फिर कोई अपना पुराना शौक ही क्यों ना फिर से शुरू करना हो। हम बस यही सोचते हैं कि जब वक्त बिल्कुल सही होगा, जब दिमाग शांत होगा और हालात थोड़े ठीक होंगे, तभी हम वो पहला कदम उठाएंगे। हम अपनी सारी जिम्मेदारियां और डर ना अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं, बिना किसी की छोटी सी मदद लिए, बिना कोई बेसिक टूल यूज किए। पूरा का पूरा बोझ एक साथ उठाने की इस जिद में अब असल शुरुआत कभी हो ही नहीं पाती। और शायद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारी सबसे बड़ी भूल ही यही बन चुकी है कि हम पूरी तरह से रेडी फील करने का एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड का वेट करते रहते हैं, जबकि जिंदगी का हर पहला कदम बहुत रफ होता है, थोड़ा कच्चा और हमेशा इम्परफेक्ट ही होता है। धीरे धीरे ये एहसास बहुत गहरा लगने लगता है कि शायद हमारी जिंदगी के अपने रास्ते और हमारे सपने भी बस इसी परफेक्ट के आने के इंतजार में न जाने कब से वहीं के वहीं रूते पड़े हैं। अगर हम लेन देन की बुनियादी सच्चाई को देखें तो दुनिया में कोई भी इंसान अपनी जेब से पैसा इसलिए नहीं निकालता क्योंकि उसे सामने वाले से बहुत प्यार है। मतलब ये सुनने में शायद थोड़ा रूखा लगे, लेकिन सच यही है। हाँ, बिल्कुल सच है। पैसा जेब से तभी बाहर आता है जब दिमाग में बैठे एक एक अदृश्य तराजू के एक पल्लड़े पर रखा पैसा दूसरे पल्लड़े पर मिलने वाली वैल्यू से हल्का लगने लगता है। जब तक वो वैल्यू वाला पल्लड़ा भारी नहीं होता, कोई सौदा नहीं होता। एग्जैक्टली। और इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इस तराजू के गलत हिस्से पर अपनी ऊर्जा लगा रहे होते हैं। मतलब हर सुबह एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ इस जद्दोजहद में उठती है कि पैसे कैसे निकाले जाएं या पैसे कैसे कमाए जाएं। हाँ, वो मांगने वाली मानसिकता। बिल्कुल, ये सोच सीधे तौर पर एक मांगने वाले की मानसिकता को जन्म देती है। वहीं एक दूसरी बहुत ही शांत और गहरी अप्रोच है जो पूरी बातचीत को ही पलट देती है। वहां सवाल ये होता ही नहीं कि पैसा कैसे मिलेगा। तो फिर ध्यान कहाँ होता है? वहां पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि सामने वाले के लिए इस वैल्यू वाले पलड़े को इतना भारी कैसे कर दिया जाए कि मोल भाव की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। मतलब फोकस मांगने से हटकर पूरी तरह से समाधान देने पर आ जाता है। सही बात है, लेकिन जब हम इस वैल्यू शब्द को जमीनी हकीकत पर उतारते हैं तो एक धुंधलापन सा आ जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि वैल्यू का मतलब है बस 24 घंटे काम करना या पसीना बहाना। हाँ, अपने समय को पूरी तरह से निचोड़ देना, यही सोचते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इंसानी मनोविज्ञान को गहराई से देखें तो असली वैल्यू घंटों में नहीं मापी जाती, वो उस अनुभव में मापी जाती है जो उम्मीदों के दायरे को तोड़ देता है। मुझे पुणे के ग्राफिक डिजाइनर रोहित का मामला याद आ रहा है। ये बात वहां बहुत साफ नजर आती है। हाँ, वो 5 डिजाइन्स वाला कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। एक साधारण सा कॉन्ट्रैक्ट था। एक क्लाइंट को सोशल मीडिया के लिए 5 डिजाइन्स चाहिए थे। कीमत शायद 3000 रुपए और समय 3 दिन का तय हुआ था। अमूमन इस स्थिति में इंसान क्या करता है? 5 डिजाइन बनाता है, तीसरे दिन भेजता है और अपने पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। एक सीधा साधा ट्रांजैक्शन। लेकिन यहीं पर रोहित ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दांव खेला जिसने उस सीधे ट्रांजैक्शन को एक रिश्ते में बदल दिया। उसने वो 5 डिजाइन्स तो तैयार किए ही, लेकिन साथ में 2 एक्स्ट्रा वर्जन भी बना दिए। अरे वाह, मतलब बिना मांगे? बिना मांगे। ये वो वर्जन थे जिनकी क्लाइंट ने कोई मांग नहीं की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उसने एक छोटा सा नोट जोड़कर यह भी बता दिया कि इन डिजाइन्स को सोशल मीडिया पर किस समय पब्लिश करने से सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल सकती है। और ये सब उसने शायद समय से पहले ही कर दिया था ना? हाँ, 3 दिन के बजाय महज 2 दिन में सौंप दिया। अब अगर हम उस क्लाइंट के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो उसने 3,000 रुपए का मानसिक बजट बनाया था, लेकिन उसे जो अनुभव मिला वो शायद एक पूरी एजेंसी हायर करने जैसा था। ये तो बिल्कुल उस अनुभव की तरह है जब कोई किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। कैसे? मतलब खाना स्वादिष्ट होता है, सर्विस अच्छी होती है, लेकिन जब बिल आने वाला होता है तभी शेफ किचन से निकलकर अपनी तरफ से एक छोटी सी डेजर्ट टेबल पर भेज देता है और कहता है कि ये हमारी तरफ से है। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है ये। जब वो इंसान रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और किसी को उस जगह के बारे में बताता है तो वो मेन कोर्स की बात नहीं करता, वो उस फ्री डेजर्ट की बात करता है। वो डेजर्ट सिर्फ एक डिश नहीं रह जाती, वो एक एहसास बन जाती है कि किसी ने मेरी परवाह की। परवाह का ये एहसास एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है, और ये ट्रिगर तब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब सामने वाले के मन में कोई घबराहट या अनिश्चितता हो। जयपुर के अमित की कहानी इसी अनिश्चितता को खत्म करने का एक बहुत ही शानदार मामला है। अमित वेबसाइट बनाने का काम करता है। अच्छा, उसकी तकनीक कैसी है? अगर तकनीकी नजरिए से परखा जाए तो मैं कहूंगा उसका काम बहुत ही औसत दर्जे का है। बाजार में ऐसे ढेरों डिजाइनर्स मौजूद हैं जो अमित से कहीं ज्यादा खूबसूरत और तेज वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दर्द यह है कि ज्यादातर लोग एडवांस पैसे लेने के बाद एक ब्लैक बॉक्स बन जाते हैं। क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ओह हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब दर्द है। जब कोई इंसान एक अनजान व्यक्ति को पैसे देता है तो उसे बायर्स रिमॉर्स या कहें कि एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसके पैसे डूब तो नहीं गए। बिल्कुल, और अमित शायद इसी घबराहट को एक अवसर की तरह देखता है। उसने अपने तकनीकी कौशल की कमी को अपने संचार कौशल से पूरी तरह ढक दिया। कैसे? क्या किया उसने? उसने एक नियम बनाया कि वो हर दिन शाम को क्लाइंट को सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करेगा। कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं, बस एक लाइन का अपडेट, जैसे आज वेबसाइट का होम पेज लाइव कर दिया गया है या फिर आज इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया गया है। मतलब वो मैसेज दरअसल वेबसाइट का अपडेट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस क्लाइंट की घबराहट की दवा थी। इस एक छोटी सी आदत ने क्लाइंट्स के मन में इतना गहरा भरोसा पैदा किया कि अमित को बिना किसी मार्केटिंग बजट के पुराने क्लाइंट्स के जरिए 4 नए बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए, सिर्फ एक मैसेज की वजह से। हाँ, लोग एक औसत डिजाइनर को खुशी खुशी पैसे दे रहे थे क्योंकि वो उन्हें मानसिक शांति दे रहा था। ये शांति और परवाह एक और रूप भी ले सकती है, जहां इंसान अपने तय किए गए काम की सीमाओं को लांघकर सामने वाले के असली लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है। दिल्ली की वीडियो एडिटर प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रिया? हाँ, वो यूट्यूब चैनल वाली बात। हाँ, वो यूट्यूब चैनल वाली बात। हाँ, प्रिया को एक यूट्यूब चैनल के लिए 2,000 रुपए प्रति वीडियो के हिसाब से एडिटिंग का काम मिला था। एडिटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन प्रिया ने देखा कि उस चैनल के थंबनेल बहुत ही कमजोर हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क कैसा? बिना मांगे किसी के काम में कमी निकालना या सलाह देना अक्सर लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचा सकता है। क्लाइंट ये भी सोच सकता है कि तुम सिर्फ एक एडिटर हो, अपना काम करो। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ होता है जहां संवाद का तरीका सब कुछ तय करता है। अगर प्रिया कहती कि आपके थंबनेल बहुत खराब हैं, तो निश्चित रूप से विवाद होता। बिल्कुल, लेकिन उसने अपने काम को क्लाइंट के अंतिम लक्ष्य यानी चैनल की ग्रोथ के साथ जोड़ दिया। उसने एडिटिंग की फाइल भेजते हुए बहुत ही विनम्रता से एक मैसेज लिखा कि एडिटिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन अगर थंबनेल में रंगों और टेक्स्ट का थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो क्लिक थ्रू रेट यानी व्यूज दुगने हो सकते हैं। और शायद उसने कुछ रफ उदाहरण भी बनाकर भेज दिए थे। हाँ, अपनी बात साबित करने के लिए प्रिया ने दरअसल खुद को एक सर्विस प्रोवाइडर से एक ग्रोथ पार्टनर में बदल लिया। क्लाइंट असल में एडिटिंग के लिए पैसे थोड़ी दे रहा था, वो तो व्यूज और ग्रोथ के लिए पैसे दे रहा था। सही बात है। प्रिया ने उस नब्ज को पकड़ लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि क्लाइंट ने न सिर्फ उसका एडिटिंग का रेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया, बल्कि थंबनेल डिजाइन करने का पूरा काम भी उसे ही सौंप दिया। ये बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ इस पूरी बातचीत को एक अलग चश्मे से भी देखने की जरूरत है। रोहित ने एक्स्ट्रा डिजाइन दिए, अमित ने रोजाना अपडेट दिए, प्रिया ने बिना मांगे थंबनेल सुधारे। ये सब कुछ बहुत आदर्श लगता है। तो इसमें समस्या क्या है? असल दुनिया के बाजार में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है।
कई बार इंसान अपनी तरफ से पूरी जान लगा देता है, हर तरह की वैल्यू देने की कोशिश करता है, फिर भी सामने वाला यही कहता है कि अरे कोई दूसरा व्यक्ति यही काम आधे दाम में कर रहा है। ये कमोडिटी ट्रैप है। जब बाजार में काम करने वाले बहुत सारे लोग एक जैसी ही सर्विस दे रहे होते हैं तो हर कोई सिर्फ सस्ते रेट की तरफ भागने लगता है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। क्या सिर्फ एक्स्ट्रा देना ही हर बार काफी होता है या फिर बातचीत के पूरे ढांचे को ही बदलने की जरूरत है? मेरा मानना है कि ढांचे को ही बदलना पड़ता है। इस जाल को काटने का एक ही तरीका है, बातचीत को काम के बजाय नतीजे पर ले जाना। मतलब रेट को लेकर बहस या मोलभाव सिर्फ तब तक चलता है जब तक कोई अपने समय या अपने टास्क को बेच रहा होता है। टास्क से हटकर रिजल्ट पर जाना। एग्जैक्टली। जैसे ही फोकस रिजल्ट पर शिफ्ट होता है, सस्ते और महंगे का पूरा समीकरण हवा हो जाता है। मुंबई की नेहा का मामला इस शिफ्ट को बहुत गहराई से समझाता है। नेहा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करती है। अच्छा, उसने क्या किया? शुरुआती दौर में उसकी पिच बहुत साधारण थी। वो लोगों से कहती थी कि महीने में 15 पोस्ट पब्लिश करेगी और इसके लिए 4,000 रुपए लेगी। और जाहिर सी बात है, जब बात 15 पोस्ट की होगी तो कोई भी क्लाइंट हिसाब लगाने बैठेगा कि एक पोस्ट बनाने में कितना ही समय लगता है। वो मोल भाव करेगा, बात 2,500 या 3,000 पर आकर अटक जाएगी, क्योंकि 15 तस्वीरें पोस्ट करना एक ऐसा काम है जो किसी से भी करवाया जा सकता है। बिल्कुल सही। नेहा को भी जल्दी ही ये बात समझ आ गई कि जब तक वो 15 पोस्ट बेचेगी, वो हमेशा मोल भाव का शिकार होगी। तो उसने अपनी पिच को पूरी तरह पलट दिया। कैसे? उसने पोस्ट की गिनती के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। उसने क्लाइंट से कहना शुरू किया, मैं अगले 90 दिनों में आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 500 से बढ़ाकर 3,000 तक ले जाऊंगी और आपकी इंक्वायरीज को दोगुना कर दूंगी। अरे वाह, ये एक बहुत ही साहसिक कदम है। यहाँ नेहा काम नहीं बेच रही, वो सीधे सीधे बिजनेस का भविष्य बेच रही है। और जब कोई बिजनेस मालिक ये सुनता है कि उसकी इंक्वायरीज डबल होने वाली हैं, तो वो खुशी खुशी पैसे देता है। उसे 15 पोस्ट से कोई लगाव नहीं है, उसे अपनी ग्रोथ से लगाव है। बिल्कुल। और इसी वजह से नेहा को बिना किसी मोल भाव के 8,000 रुपए मिलने लगे। लेकिन सिर्फ वादे हवा में नहीं लटक सकते। हाँ, रिजल्ट की बात करने में एक बहुत बड़ा जोखिम ये होता है कि सामने वाले को आप पर भरोसा कैसे हो। सिर्फ ये कह देने से कि मैं फॉलोअर्स बढ़ा दूंगी काम नहीं चलता, सबूत की जरूरत होती है। सही कहा। हैदराबाद के सुरेश ने डिजिटल मार्केटिंग में इसी भरोसे को जीतने के लिए डेटा का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई भारी भरकम प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, बस एक साधारण सी पीडीएफ फाइल तैयार की जिसमें सिर्फ पहले और बाद में का डेटा था। डेटा एक ऐसी चीज है जो हर तरह के शक को खत्म कर देता है। जब कोई क्लाइंट उस पीडीएफ में देखता है कि सुरेश के काम शुरू करने से पहले वेबसाइट पर सिर्फ 200 विजिटर्स आते थे और अब 1400 आ रहे हैं। हाँ, या जो लीड्स पहले सिर्फ 5 थीं, वो अब 38 हो गई हैं। एग्जैक्टली। तो वो 15,000 की फीस एक खर्च नहीं लगती, वो एक बहुत ही सुरक्षित इन्वेस्टमेंट लगने लगती है। और भरोसे की इसी नींव पर खड़े होकर अहमदाबाद के विक्रम ने तो रिजल्ट वाले मॉडल को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। विक्रम ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स चलाते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने एक साड़ी के व्यापारी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने मोल भाव के हर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। विक्रम ने कहा कि उन्हें एड्स का सेटअप करने या कैंपेन चलाने की कोई निश्चित फीस नहीं चाहिए। लेकिन इसमें तो विक्रम का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। अगर उन्होंने अपना पूरा समय और कौशल लगाकर एड सेट किए और कुछ भी नहीं बिका, तो उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ये तो पूरी तरह से क्लाइंट के रिस्क को अपने कंधों पर ले लेने वाली बात हो गई। ये रिस्क है और बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन विक्रम ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि इन एड्स के जरिए जो भी नई बिक्री होगी, उसका 15% हिस्सा वो कमीशन के तौर पर लेंगे। अब अगर इसे क्लाइंट के नजरिए से देखा जाए तो उसके लिए ये पूरी तरह से जीरो रिस्क का सौदा है। हाँ, अगर बिक्री नहीं हुई तो उसे अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना है। और अगर बिक्री हुई तो मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा ही तो बांटना है। जब किसी इंसान को ये साफ साफ दिखने लगता है कि सामने वाले की जीत पूरी तरह से मेरी जीत पर निर्भर है, तो शक और अविश्वास की सारी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। और ये मॉडल विक्रम के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा, क्योंकि अगर एड सही तरह से काम कर गए तो 15% कमीशन किसी भी बंधी हुई फीस से कहीं ज्यादा बड़ी रकम बन सकता है। बिल्कुल। पहले ही महीने में विक्रम को 52,000 रुपए मिले और दूसरे महीने में यह रकम 75,000 तक पहुंच गई।
ये रकम किसी भी आम सेटअप फीस से कई गुना ज्यादा थी। ये सारी बातें उस स्थिति के लिए एकदम सटीक हैं जहां कोई क्लाइंट सामने मौजूद हो और उससे बातचीत चल रही हो। लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या ये भी है कि नए लोगों को खोज कर लाना, हर बार नई पिच करना, ये बहुत ही थका देने वाला और ऊर्जा सोखने वाला काम होता है। हाँ, यह तो है। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जहां रिजल्ट की बातें या मोलभाव की नौबत ही ना आए और लोग खुद सामने से चलकर आए? इसके लिए हमें नियर एक्सपोजर इफेक्ट या निरंतरता के मनोविज्ञान को समझना होगा। इंसानी दिमाग की बनावटी ऐसी है कि जो चीज या जो इंसान लगातार हमारे सामने आता रहता है, बिना कोई शोर मचाए, बिना कुछ बेचे, दिमाग धीरे धीरे उस पर एक स्वाभाविक भरोसा कायम कर लेता है। मतलब सिर्फ सामने आते रहना। हाँ, लखनऊ की अंजलि की बात करें तो उनकी कहानी इसी खामोश निरंतरता का जीता जागता सबूत है। अंजलि कंटेंट राइटिंग के विषय पर लिंक्डइन पर लिखती हैं। उन्होंने रातों रात वायरल होने की कोई कोशिश नहीं की होगी, कोई विवादास्पद बात नहीं लिखी होगी, बस एक खामोश उपस्थिति दर्ज कराई। बस यही। उन्होंने पिछले 8 महीनों से एक कड़ा नियम बनाया कि हफ्ते में 3 दिन लिंक्डइन पर अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करना है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो महज 50 लोग उनके पोस्ट पढ़ते थे, जो कि बहुत आम बात है शुरुआत में। लेकिन 8 महीने की उस अथक निरंतरता ने एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण पैदा किया कि आज 4000 से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब उन्हें काम ढूंढने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता। लोग खुद उन्हें मैसेज करते हैं और बिना किसी मोल भाव के प्रोजेक्ट सौंप देते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण अथॉरिटी से पैदा होता है, और अथॉरिटी तब बनती है जब इंसान अपने ज्ञान को तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। बैंगलोर के रवि कुमार का मामला भी इस बात को बहुत गहराई से साबित करता है। रवि कुमार पाइथन प्रोग्रामिंग के माहिर हैं। हाँ, ऐसे प्रोफेशनल्स अक्सर सोचते हैं कि अगर सब कुछ मुफ्त में बता दिया तो पैसे कौन देगा? एग्जैक्टली। पेशेवरों के मन में एक डर होता है कि अगर उन्होंने अपना सारा ज्ञान मुफ्त में इंटरनेट पर बांट दिया, अपनी सीक्रेट रेसिपी सबको बता दी, तो फिर कोई उन्हें काम के लिए पैसे क्यों देगा? एक बहुत ही आम और स्वाभाविक डर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। लोग सिर्फ जानकारी के लिए पैसे नहीं देते, लोग उस जानकारी को सही तरीके से लागू करने की कुशलता के लिए पैसे देते हैं। सही कहा। जब रवि कुमार ने यूट्यूब और लिंक्डइन पर वास्तविक दुनिया की प्रोग्रामिंग समस्याओं को सुलझाने के तरीके मुफ्त में साझा करने शुरू किए, तो उन्होंने दरअसल अपना ज्ञान नहीं बांटा, उन्होंने अपना मास्टर क्लास दिखाया। और इसका असर क्या हुआ? इसी मुफ्त ज्ञान को देखकर एक स्टार्टअप कंपनी ने उन्हें 1,20,000 रुपए का प्रोजेक्ट ऑफर किया। अरे वाह! कंपनी ने यह नहीं सोचा कि ये तो सब फ्री में बता रहा है, हम खुद ही कर लेते हैं। उन्होंने सोचा, इस इंसान को सच में महारत हासिल है, इसे ही काम पर रखा जाना चाहिए। ज्ञान बांटना तो एक तरीका हुआ, लेकिन इस खामोश उपस्थिति का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है, सही समय पर एक छोटा सा सवाल पूछने की कला। कोलकाता की मीरा दास घर पर अचार और जैम बनाकर बेचती हैं। मीरा जी? हाँ। उनका तरीका बहुत ही सीधा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद सटीक है। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई बड़ी मार्केटिंग एजेंसी हायर नहीं की। जब भी उनका कोई पार्सल किसी ग्राहक के घर पहुंचता, वो एक बहुत ही साधारण सा मैसेज भेजती कि अचार कैसा लगा? अगर स्वाद पसंद आया हो तो क्या आप अपने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी स्टोरी डाल सकते हैं? इस एक छोटे से सवाल के पीछे टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। जब कोई इंसान एक अच्छा अचार चख रहा होता है तो वो एक बहुत ही सकारात्मक और संतुष्ट मानसिक स्थिति में होता है। उस वक्त अगर उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाए तो उसके हाँ कहने की संभावना सबसे अधिक होती है। और इसका असर ये हुआ कि 80% लोगों ने खुशी खुशी स्टोरी डाली। उन असल लोगों की असल कहानियों ने एक ऐसी प्रामाणिकता पैदा की, एक ऐसा सोशल प्रूफ खड़ा किया कि कुछ ही महीनों में उनके ऑर्डर्स की संख्या आसमान छूने लगी। क्या बात है! एक बार तो उन्हें 18,000 रुपए का एक भारी भरकम बल्क ऑर्डर सिर्फ इसी भरोसे की बदौलत मिल गया था। क्या बात है! ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि भरोसा एक दिन में या एक बड़ी डील से नहीं बनता। ये छोटी छोटी आदतों, निरंतरता और सही समय पर की गई बातचीत से बुना जाता है। और जब बात आदतों और बातचीत की हो रही है तो एक ऐसा पहलू भी है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब एक बार काम खत्म हो गया, इनवॉइस पे हो गया, पैसे बैंक में आ गए, तो ज्यादातर लोग बस आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांजैक्शन पूरा हुआ और कहानी वहीं खत्म। हाँ,
लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद असली खेल और सबसे मजबूत रिश्ते काम खत्म होने के बाद ही शुरू होते हैं। जो लोग काम खत्म होने के बाद के इस खालीपन को भरना सीख जाते हैं, वो दरअसल एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह भरोसे को बढ़ा रहे होते हैं। पुणे के संजय मोरे का उदाहरण लेते हैं। संजय ऑनलाइन योगा क्लासेस चलाते हैं। अच्छा, उसमें क्या समस्या आ रही थी? शुरुआत में एक बहुत बड़ी समस्या थी। लोग उत्साह में आकर 30 दिन का कोर्स तो खरीद लेते थे, लेकिन 5 या 6 दिन बाद ही उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता था और वो वीडियो देखना बंद कर देते थे। ये तो मानव स्वभाव का एक बहुत ही जाना माना पैटर्न है। लोग जिम की साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं और हफ्ते भर बाद जाना छोड़ देते हैं। ज्यादातर कोर्स बेचने वाले इस बात की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो अपने पैसे मिल चुके होते हैं। लेकिन संजय ने ये समझ लिया कि अगर कोई उनका कोर्स पूरा ही नहीं करेगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, और अगर फायदा नहीं होगा तो वो इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या बदलाव किया? संजय ने सिर्फ एक कोर्स बेचने के बजाय उसे पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने हर हफ्ते लोगों को एक बहुत ही व्यक्तिगत सा लगने वाला मैसेज भेजना शुरू किया, जैसे इस हफ्ते आपको ये अभ्यास करना है और शरीर के इस हिस्से पर ध्यान देना है। और साथ ही शायद एक छोटी सी PDF गाइड भी भेज दी जिसमें रोज का रूटीन दर्ज था। बिल्कुल। संजय ने दरअसल जवाबदेही तय कर दी। वो कोर्स बेचकर गायब नहीं हुए, वो एक साथी की तरह हर कदम पर साथ चल रहे थे। और इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। जो कोर्स पहले सिर्फ 20% लोग पूरा करते थे, इस छोटी सी आदत के बाद उसे 65% लोग पूरा करने लगे। जिन लोगों ने कोर्स पूरा किया, उनके शरीर में बदलाव आए, उन्हें फायदा दिखा, और जब संजय ने अपना अगला एडवांस कोर्स लॉन्च किया तो उन्हीं लोगों ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद लिया। ये एक बहुत ही गहरी सोच है। मतलब जब किसी को कोई चीज बेची जाती है और फिर उस चीज का सही इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है, तो वो एक ट्रांजैक्शन नहीं रहता, वो एक रिश्ते में बदल जाता है। हाँ, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद उसके नियमित अपडेट्स भी भेजते रहें ताकि सिस्टम कभी क्रैश ना हो। नागपुर के चार्टर अकाउंटेंट दीपक शर्मा का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो अपने क्लाइंट्स के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जहां वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई नई फीस मांगे सिर्फ जानकारी साझा करते हैं। जैसे क्या बेचते हैं वो? हर तिमाही वो अपने क्लाइंट्स को एक मैसेज भेजते हैं कि टैक्स के नियमों में ये नया बदलाव आया है, या फिर इस बार के बजट में आपके व्यापार से जुड़ी ये अहम बात है। और सबसे खास बात यह है कि इस मैसेज के अंत में कोई हिडन एजेंडा या अपनी फाइलिंग मुझसे करवाओ जैसी कोई लाइन नहीं होती। ये शुद्ध रूप से जानकारी होती है। और इसी निष्काम भाव की वजह से उनके 90% से ज्यादा क्लाइंट्स पिछले 5 सालों से उनके साथ पूरी निष्ठा से टिके हुए हैं। क्योंकि इंसान बहुत जल्दी ये भांप लेता है कि कौन सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए संपर्क कर रहा है और कौन सच में उसकी तरक्की और सुरक्षा की फिक्र कर रहा है। फिक्र जाहिर करने का एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका ये है कि इंसान सामने वाले को उन समस्याओं का एहसास कराए जिन्हें वो रोज झेल रहा है, लेकिन उसे उन समस्याओं का नाम नहीं पता। चंडीगढ़ की इंटीरियर डिजाइनर पूजा की अप्रोच इस मामले में कमाल की है। वो अपने संभावित क्लाइंट्स के साथ कैसे जुड़ती हैं? वो सीधे अपनी डिजाइनिंग सर्विसेज पिच नहीं करती, वो लोगों को एजुकेट करने वाले विषय उठाती हैं। वो लिखती हैं या वीडियो बनाती हैं कि क्या आपको भी लगता है कि आपके घर का लिविंग रूम हमेशा उदास सा रहता है? शायद वहाँ नेचुरल लाइट का फ्लो ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, सीधा दर्द पर हाथ रखना। हाँ, या फिर छोटे कमरों में भारी फर्नीचर कैसे पूरे घर की ऊर्जा को सोख लेता है। जब लोग इन बातों को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक घंटी बजती है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि अरे हाँ, मेरे घर में भी तो यही घुटन महसूस होती है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्थापित नियम है। जब कोई इंसान सामने वाले की समस्या को उस इंसान से भी बेहतर तरीके से शब्दों में पिरोकर समझा देता है, तो सामने वाला अवचेतन रूप से ये मान लेता है कि समाधान भी इसी के पास होगा। बिल्कुल। अब इन सभी अलग अलग कहानियों को, इन सभी छोटी छोटी रणनीतियों को जब हम एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा पैटर्न उभर कर आता है। वो बिना मांगे 2 एक्स्ट्रा डिजाइन दे देना, काम के बजाय 90 दिनों में रिजल्ट की बात करना, लगातार 8 महीने तक बिना किसी शोर के एक जगह पर खड़े रहना, या काम खत्म होने के बाद भी एक छोटा सा मैसेज कर देना कि टैक्स में ये बदलाव आया है, ध्यान रखिएगा।
अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो ये कोई बिजनेस हैक्स या मार्केटिंग के पैंतरे नहीं है। ये इंसानी व्यवहार की, इंसानी रिश्तों की सबसे बुनियादी नींव है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि जिंदगी के हर एक रिश्ते में बिल्कुल इसी तरह काम करता है। उन पुरानी मुलाकातों को याद करें तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं हमेशा काम कर रहा होता है। बिल्कुल। जब भी तय की गई लकीरों से सिर्फ रत्ती भर आगे बढ़कर कोई काम किया गया था, जब सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करने या चेकलिस्ट पर टिक मार्क लगाने के बजाय एक पल रुककर ये सोचा गया था कि मेरे इस छोटे से कदम से सामने वाले की जिंदगी कैसे थोड़ी और आसान हो सकती है। उस एक पल में पूरी बातचीत का लहजा, ऊर्जा का पूरा बहाव ही बदल जाता है। जब कोई सिर्फ लेने वाले छोर से हटकर पूरी तरह से देने वाले छोर पर आके खड़ा हो जाता है, तो सामने मौजूद व्यक्ति या कह लें कि पूरी दुनिया का नजरिया उसके प्रति बदल जाता है। मोल भाव की दीवारें गिर जाती हैं और भरोसे के दरवाजे खुल जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक नियम की तरह रट लिया जाए या किसी किताब से पढ़कर कल से लागू कर दिया जाए। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, एक नजरिए का बदलाव है जो धीरे धीरे भीतर उतरता है। हाँ, एक ऐसा नजरिया जो हर इंसान को और हर काम को देखने का चश्मा ही बदल देता है। बस एक छोटी सी सोच, अगर कल सुबह होने वाली उस एक पहली मीटिंग में या किसी पुराने क्लाइंट के साथ फोन पर होने वाली बातचीत में या रोजमर्रा के किसी भी काम में अगर ये सोचा जाए कि कैसे आज उम्मीद से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा दिया जा सकता है, कैसे आज किसी की अनकही उलझन को सुलझाया जा सकता है, तो वो पल कैसा होगा, वो बातचीत किस दिशा में मुड़ेगी। शायद यही वो जगह है जहां सारा जादू छुपा है।